Welcome, Madhuji. She is on mic now. Amazing. Thank you, Ji. Thank you for organizing this space and inviting me to speak about the book. आपका इंट्रोडक्शन है जो रिक्वायरमेंट नहीं, आई न्यू अबाउट इट कि यू आर पायनियर इन मीडिया, और पत्रकारिता में आपके जैसा अच्छा पत्रकार मैंने भी मेरी लाइफ में नहीं देखा। द डेप्थ में आप जो काम करते हैं, जो सरफेस पे लाते हैं, जो अकेले हाथ लड़ते हैं, एंड यू आर सीइंग द एंगल विच अदर रिपोर्टर्स डू नॉट, और आप प्रेजेंट करते हैं फैक्ट एज इट इज। तो इसके लिए आपका पूरी लाइफ में जो आपने अचीव किया, इट इज अ, फॉर मी इट इज अ लाइफ टाइम अचीवमेंट। एक पर्सन के लिए आपकी लाइफ एक लेसन है फॉर एवरी पर्सन हु इज कमिंग इन पत्रकार वर्ल्ड। सो आपका, अब मैं तो क्या बोलूं, मैं तो बहुत छोटा हूं आपसे। तो हम पल्लवी जी से शुरू करेंगे, और पल्लवी जी प्लीज आप कैरी ऑन करें। पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं उससे पहले, पल्लवी, कैन आई टेक अ मिनट? Of course, ma'am. एक तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैं पत्रकार प्रोफेशन से नहीं हूँ, और ये चॉइस मैंने बहुत समझदारी से की। मेरा जो रोजी रोटी का मसला है वो मैंने टीचिंग प्रोफेशन से जोड़ा, कि मेरी जो रोजी रोटी है वो पत्रकारिता से न जुड़े, तभी मेरी कलम आजाद रह पाएगी। क्योंकि हम जानते हैं, अगर आप मीडिया हाउसेस में काम करते हैं तो जो उस मीडिया हाउस की, जो उनके बॉसेस की ज़रूरत होती है, उस अनुसार आपको अपनी कलम चलानी पड़ती है। और क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मेरे से संभव नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने आ, बहुत समझदारी से, मुझे लगता है ये मेरे जिंदगी का बहुत ही क्या बोलते हैं, छोटी उम्र में, 20-21 साल की उम्र में जब मैंने टीचिंग को चुना, ना कि पत्रकारिता को। हालांकि मुझे पता था कि मैं लिखूंगी जरूर, और मानुषी पत्रिका की शुरुआत भी इसीलिए की कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इतना, तब भी 1978-79 की बात कर रही हूँ, मानुषी की शुरुआत यही सोच समझ के हुई थी कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप रिलाई कर ही नहीं सकते, और ये जो पावर लॉबीज हैं उनके इशारे पर नाचते हैं, कौन किसके साथ जुड़ा है। तो इसलिए मेरी जो अभी पहचान एज एन एकेडमिक प्रोफेसर हूँ, और आज भी मैंने पत्रकारिता से कभी कोई पैसा अपने जेब में नहीं डाला। मानुषिक पत्रकार में अपना योगदान दिया, यथासंभव पैसे से भी और मेहनत से भी। तो it's been a different kind of a journey of journalism, and different kind of journalism, क्योंकि कोई बॉस नहीं था जो बताने वाला था यहाँ मुड़ो, उधर मुड़ो, ये तोड़ो, वो मरोड़ो। ये कहानी है। If I may, I would like to introduce you, ma'am, because you've had a very deep impact on my life and through me on many women's lives. To begin with, of course, you're an academician, you're an activist, you're an author. आपका मानुषी जर्नल जो आपने 1975 में स्टार्ट किया था, आई नहीं, कैन टेल यू 79। ओके। तो मुझे याद है मैम कि मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में से पढ़ के आई थी, बिल्कुल क्रिश्चियन एज यू कैन इमेजिन। मगर यू आर द वन जिनकी वजह से हम बड़े क्लियर थे, मी एंड माय लिटिल बैंड ऑफ वुमेन, वी वर वेरी क्लियर कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, ये हमारी बात नहीं कर रहे हैं, फेमिनिज्म, स्पेयर रिब, ये हम नहीं है, एडम ईव ये हम नहीं है, वी आर गॉडेसेस। सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग to date, you have informed us, you have shaped our collective civilizational understanding, you give us context, or it has been a journey. Up 2014 में आपकी मोदी Muslims and Media was the paradigm altering book which made us sort of look at Modi ji with the eyes ki yes, he is not that diabolical CM that he's being presented to be. और जो भी आप काम कर रहे हैं मैम, अभी भी मेरे हाथ में आपकी
कथुआ वाली बुक है, और उसके ऊपर मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ. इट इज so stunning the way I have no understanding as to how you can manage this kind of work, which requires this sort of a bravery to see this level of cruelty and suffering and meanness from fellow human beings. So this is my little humble introduction, ma'am. And of course, everybody should know that Madhuji is a chair professor at ICSSR. She also has set up a Center for Law, Justice, and Civilizational Studies to correct the distortions in our history, which are many. और जो भी इनको ट्विटर पे फॉलो करता है, हम सब देखते हैं कि जहाँ भी मधु जी को लगता है कि there is injustice, there is, especially with the underdog, she is there for them. सनातन धर्म की आज one of the voices who I take extremely seriously. She is in the top 3. So yeah, with that, I'll ma'am, please start with just explaining how you got involved with investigating the Kathua case, and then we'll take that forward, please. मैं सिर्फ एक है ना मेरा एक्सपीरियंस मधु जी के साथ शेयर करूंगा, और शायद मधु जी को याद भी नहीं होगा ये बात, बट वाइल मैं फर्स्ट टाइम न्यूज में आया था एट प्राइम टाइम, नेशनल न्यूज में, तो तब मैं बहुत नर्वस था. लाइक मैं कैमरा फेस ही कैसे करूंगा और इनके हार्ड आंसर, क्योंकि मैं राइट साइड पे नहीं था उस मीडिया ग्रुप में. तो मैंने मधु जी को फोन किया था, एंड मैं उनको हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज गिव मी सम टिप्स, एंड उन्होंने बोला स्पीक जो आपके माइंड में है, एकदम एकदम शांत रहना, एंड जो मन में आए वही प्यार से बोलना, कोई इश्यू नहीं होगा. एंड दैट वर्क. थैंक्स फॉर दैट. सही कह रहे हो हार्दिक, मुझे नहीं याद था ये. थैंक यू पालवी फॉर दैट वेरी वार्म इंट्रोडक्शन. और इट्स वेरी हम्बलिंग टू नो that my writing and my interventions have made a difference to your life and enriched it in some ways. तो ये इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता किसी के लिए भी, और सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मेहनत का कि अगर अन्य लोग उसको पढ़ के सोचने पे मजबूर हों और एक नए नज़रिए से समस्या को समझ सके. जहाँ तक ये फेक नैरेटिव्स को ब्लास्ट करने की बात है, मुझे लगता है कि मानुषी की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी. मुझे याद है इमरजेंसी के दौरान मैं स्टूडेंट थी तब तो, और फेमसली कहा गया कि मीडिया को जहां बेंड करने को कहा इंदिरा गांधी ने, वो क्रॉल करने लगे, रेंगने लगे, घुटने टेक दिए. और बहुत कम लोग थे उस वक्त जो खड़े हुए. इमरजेंसी में क्या क्या विभत्स काम हुए उसके खिलाफ. तो उस वक्त जब ये पोस्ट इमरजेंसी पीरियड की शुरुआत हुई, तो मुझे उस वक्त बहुत आवश्यकता महसूस हुई कि इस देश को समझने के लिए, सीखने के लिए, ना तो हम मीडिया का भरोसा कर सकते हैं, ना ही जो हम यूनिवर्सिटी में हमें पढ़ाया जाता है वो हमें तैयार करता है अपने देश से जुड़ने के लिए, अपने देश को समझने के लिए. किताबी ज्ञान आप जानते ही हैं, JNU जैसी यूनिवर्सिटीज या मिरांडा हाउस जैसा कॉलेज, या मैं भी कॉन्वेंट स्कूल की पैदाइश हूँ, तो आप जानते हैं कि वो कैसे डीरैसिनेट करने का पूरा प्रयास करते हैं. वो डीरैसिनेशन से कैसे बची, मुझे लगता है कोई पिछले जन्मों के संस्कार रहे होंगे, क्योंकि इस जन्म में तो पूरा प्रयास रहा हमारी एजुकेशन सिस्टम का कि मैं भी मैकॉले पुत्री बनके एक करियरिस्ट बनती. परंतु पिछले जन्म के कुछ संस्कार रहे होंगे. तो मानुषी की शुरुआत से ही जो टकराव रहा लेफ्टिस्ट के साथ, फेमिनिस्ट के साथ, वो यही था कि मेरा मानना था और ये मेरा निश्चय था कि इस देश के लोगों की समस्याओं को, यहाँ क्या हो रहा है इसको समझने के लिए लोगों की बात सुनना, समझना, देखना आंख से फर्स्ट हैंड, वो जरूरी है.
और इतनी डाइवर्सिटी है इस देश में, उसको समझने के लिए भी यू हैव टू बी willing to make the effort to go and listen where there is a problem. और अखबार का जो ज्ञान होता है या फिर उसके बाद मैगजीन्स में आने लगते हैं बड़े बड़े आर्टिकल्स, उनके आधार पर आप किसी चीज का सही आंकलन नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखेंगे मैंने बहुत ही कोई बिरली राइटिंग होगी जो मैंने दिल्ली बैठ के, मतलब जो मेरे इम्पोर्टेंट राइटिंग है दिल्ली बैठ के करती ना, हमेशा उस परिस्थिति का फर्स्ट हैंड जायका लेके मैंने कोशिश की कि मैं बारीकी से सुनूं, बारीकी से ऑब्जर्व करूं और सभी वर्जन्स को देख के कोलेट करके फिर सच झूठ, कितना सच किस तरफ है, ये समझने का प्रयास करूं। So most of my writing, most of my important pieces of writing are all about this direct confrontation with reality. चाहे दंगों की बात हो, दंगों के बीच में, ये नहीं कि बाद में जाके पोस्ट फैक्टो बातें सुनना। While things are going on, I've very often been on the streets and even in the middle of curfew, and most of my reports have been of that kind, which doesn't mean that मैं हमेशा हर बात में सही रही हूँ। कई बार फिर भी समझने में चूक होती है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लेक्स है रियलिटी, इतनी वर्जन्स मिलती है। And therefore, the other second very important corrective I have always used for myself is that अगर मेरे को बाद में समझ आता है कि ये मेरी कम समझ की बात थी, उस वक्त मेरे पास पूरे फैक्ट्स नहीं थे, तो इससे पहले कि कोई मुझे समझाए, मैं खुद ही उसका रिवाइज्ड वर्जन कि उस वक्त मेरे पास ये जानकारी के आधार पर मेरी ये कंक्लूजन थी, परंतु अब जब मेरे पास ज्यादा फैक्ट्स हैं, इसलिए मैंने अपनी पोजीशन को इस वजह से रिवाइज किया है। सो अ लॉट ऑफ रिविजन्स initiated by me myself. Nobody has ever actually, you know, found fault with me on facts, but I am quick to discover जहां मेरी कहीं समझ कम थी। जैसे कश्मीर के मसले को लेकर बहुत टाइम लगा समझने में, हिंदू मुस्लिम मसले को लेकर बहुत टाइम लगा समझने में, क्योंकि जो लेंसेज हमें दिए जाते हैं गांधीवाद के, लेफ्टिस्ट के, तो वो हमारी विजन को ब्लर करते ही करते हैं, चाहे न चाहे भी। खैर, अब ये किताब की शुरुआत कैसे होती है? इस किताब की शुरुआत होती है अप्रैल में, जबकि जम्मू से खबर आती है, और उससे पहले मेरा, जैसे मोदी मुस्लिम्स मीडिया लिखने से पहले मेरा मोदी जी से कोई कभी संपर्क नहीं था, ना मैं कभी बीजेपी की वोटर थी। पर जब समझ आ गया कि ये जो धूर्त लोग हैं लेफ्टिस्ट, इनमें से बहुत से मेरे दोस्ती थे, तो इनकी धूर्तताओं को तो मैं समझ चुकी थी। ये फॉरेन फंडेड एनजीओस, ये वो जो चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ा कारण रहा है कि मैं फेक नैरेटिव्स की लपेट में आसानी से इसलिए नहीं आती, क्योंकि मैंने मानुषी की शुरुआत से ही बहुत कड़ा प्रण लिया था, नो टू फॉरेन फंडिंग एंड ऑल्सो नो टू गवर्नमेंट फंडिंग। क्योंकि जब आप मोहताजी से काम करते हैं, चाहे फॉरेन फंडिंग या सरकार, जो भी सरकार है, फिर आप उसके मोहताज हो जाते हैं, तो फिर आपकी कलम उस दिशा में चलने ही लगती है जहां से आपका पैसा आता है। So we managed to really with shoestring budget, and most of our income has come from sale of my books, or if I made documentaries there, or small donations. इससे भी आज़ादी रही है। अब कथुआ के जो केस की शुरुआत इसलिए नहीं हुई कि मुझे कोई पहले से बहुत ज्ञान था इसका। हाँ, कश्मीर की पॉलिटिक्स को मैं समझ चुकी थी तब तक काफी हद तक, क्योंकि मैंने बहुत क्लोजली इंटरैक्ट किया जेकेएलएफ के साथ भी, पीडीपी के साथ भी, हुर्रियत के साथ भी, इनके जितने भी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं। बिल्कुल, आई बिलीव इन गोइंग इनटू द बेली ऑफ द मॉन्स्टर, मतलब उनके मैदान में जाके उनको समझना,
उनसे इंटरैक्ट करके विद एन ओपन माइंड कि तुम्हारी भी अगर कोई सही बात हुई तो वो भी समझने को तैयार हूँ, एंड हैड कम टू द कंक्लूजन दैट इनके प्रति गांधीवादी उदारता नहीं काम कर सकती। खैर, अब अप्रैल में जब ये चार्जशीट, सेकंड चार्जशीट पेश होती है कथुआ केस में, मर्डर लड़की का होता है जनवरी 2018 में, और 2018 10 जनवरी को कहा गया कि वो लड़की गायब हुई, और 2018 की ही जनवरी 17 को उसकी लाश मिलती है। रसाना एक छोटा सा हैमलेट है, गांव भी नहीं कह सकते, 15 या 16 घरों का। उसके बिल्कुल पीछे पीछे फॉरेस्ट है, और उस फॉरेस्ट में करीब 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे इसकी लाश मिलती है लड़की की, जनवरी 17 को। तो उस वक्त इतना बवाल नहीं होता, हालांकि शुरुआत हो जाती है जनवरी 17 से ही। वो भी मेरे किताब में मैंने बखूबी डिस्क्राइब किया है कि कैसे 10 और 17 के बीच में सब चुप है, इसका परिवार भी चुप है, पुलिस भी चुप है, कोई किसी को परवाह नहीं कि लड़की गायब है। पर जैसे ही लाश मिलती है तो एज दो प्री स्क्रिप्टेड था सारा ड्रामा। तो जैसे ही लाश मिलती है एकदम प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन भी हो जाते हैं, बकरवाल भी आ जाते हैं, शोर शराबा भी हो जाता है, नेशनल हाईवे भी ब्लॉक हो जाता है, और बहुत मतलब ये पाकिस्तान के नारे भी लग रहे हैं, एंटी मोदी एंटी इंडिया नारे भी लग रहे हैं इस लड़की की लाश को लेकर। उसकी लाश को बीचों बीच पोस्टमार्टम के बाद ही तुरंत पुलिस इनको अलाउ कर देती है, लाश को एम्बुलेंस में निकाल के नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं। और फिर वो बौछार नारों की, जैसे तो आप जानते ही हैं किस किस्म के नारे लगते हैं जब इस्लामी अपने हाथ में किसी इशू को लेते हैं। पर अभी ये नेशनल इशू नहीं अभी भी बना, शुरुआत हो चुकी है वहां पे। और 18 जनवरी को एक टीनेजर को पकड़ा जाता है। पुलिस कहती है कि अब हमने क्रैक कर लिया केस। इसने उसको पकड़ के उसको रखते हैं कस्टडी में, मारते हैं, पीटते हैं, उससे क्या उल जलूल उगलवाते हैं, और फिर कहते हैं कि हमने इसको क्रैक कर लिया, इसी ने किया था। परंतु वो जो लड़का है टीनेजर शुभम नाम का, उसको अरेस्ट करने का मकसद ये नहीं था कि इनको कोई नैप करना था किसी क्रिमिनल को। उसको पकड़ने का मकसद बाद में जाहिर हो गया, ये था इसको टॉर्चर करके और लोगों को इम्प्लिकेट करना जो उनके प्राइम टाइम है। तो जनवरी 18 और फिर 10 अप्रैल को ये नई चार्जशीट रिलीज की जाती है। 2-3 महीने में सब शांत नहीं है वहां पे। एक के बाद एक लोग और भी अरेस्ट हो रहे हैं, कुल 8 लोग अरेस्ट हो गए, जिनकी अप्रैल में आके सेकंड चार्जशीट अंडर अ थर्ड SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम रिलीज होती है। और आप जो भी सुन रहे होंगे मेरी बात को, आई एम श्योर यू विल अग्री विद दिस दैट हिंदू समाज कभी भी अपने समाज के क्रिमिनल्स के पीछे नहीं खड़ा होता, बल्कि हम तो इस मामले में इतने पर्टिकुलर हैं कि किसी पे झूठा आरोप भी लग जाए, चाहे भले ही वो शंकराचार्य क्यों ना हो, चाहे वो भले ही आसाराम बापू जैसे करोड़ों के जिनके फॉलोअर्स रहे हो उनके गुरु क्यों ना हो, पर जैसे ही कोई आरोप लगता है भद्दा, हम चुप हो जाते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति का कैसे बचाव करें। वी हैव नेवर डन इट। बाय कॉन्ट्रास्ट, एज यू नो, अमंग मजहबीज, इवन अमंग क्रिश्चियंस, उनको बड़े से बड़ा आतंकी भी अपना लगता है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल माफिया डॉन भी अपना लगता है। आप देख लिए आतिक अहमद को लेकर कैसे बवाल मचा दिया इन्होंने,
पर उसके तुरंत बाद अब जो कल किसी हिंदू डॉन को मारा, कोई हिंदू नहीं बोल रहा, कोई उसके फेवर में नहीं खड़ा हुआ, पर ये खड़े हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और दुनिया भर में एक फेक नैरेटिव चला देते हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, जेनोसाइड हो रही है। अगर एक माफिया डॉन को भी छू लो, पकड़ लो, सो दे थिंक दे आर अबव लॉ, बट हिंदू समाज डजंट थिंक सो। अब जब मैंने ये पाया, जहाँ की मेरा कोई जम्मू के साथ ऐसा कोई निजी संपर्क नहीं था, हालांकि मेरे नाना वहाँ पढ़े थे और मेरे नाना JNK के स्टेट सब्जेक्ट भी थे, बट वी हैड लॉस्ट कांटेक्ट बिकॉज वहाँ से भी उखाड़ के कश्मीर से भी हिंदुओं को तो निकाला ही गया ना। तो माय नाना had been made to sever his relations in the 50s itself when they took over Hindu lands in the name of land reforms. Anyway, the long and short of it is, जब ये अप्रैल में जिस दिन पुलिस अपनी चार्जशीट लेके जाती है कथुआ कोर्ट में रजिस्टर करने, और उससे पहले सैकड़ों नौजवानों को अरेस्ट किया जा चुका था पुलिस द्वारा। महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी और सारे कथुआ डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही आतंक का माहौल महबूबा मुफ्ती ने इतना महबूब बना दिया था कि बेचारे लोग अपने गांव छोड़ के नेशनल हाईवे पे आ गए थे शेल्टर लेने, टू टेक शेल्टर ऑन द नेशनल हाईवे। एक पेड़, बरगद के पेड़ के नीचे, एक मंदिर पास में, एक स्कूल पास में, क्योंकि इतना टेरर उसने मचा लिया और सैकड़ों लोगों को अरेस्ट कर लिया आनन फानन में। कोई विटनेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई क्या भी, कोई कोलैबोरेटर, ये वो। तो एक तो ये आतंक का माहौल जो वहाँ की बार एसोसिएशन देख रही थी, समझ रही थी, और साथ में जो चार्जशीट को जिसने भी पढ़ा, और समझदार वकील तो समझ ही जाते हैं कि सही होगी नहीं, तो एकदम बवाल हुआ। और कथुआ में भी और जम्मू में भी साइमल्टेनियसली प्रोटेस्ट हुई। जम्मू की हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने तो यहाँ तक उसी दिन जम्मू बंद की कॉल की और मांग की, केवल एक ही मांग थी, कथुआ बार एसोसिएशन की भी और जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी। वो ये कि CBI जांच हो। महबूबा मुफ्ती के चलते वो चीफ मिनिस्टर भी थी, होम मिनिस्टर भी थी। इस केस की निष्पक्ष जांच हो सकती ही नहीं और ये कह ढाली है, केवल ये मांग थी। और आप मानेंगे पूरा जम्मू बंद होता है और दिनों दिन बार एसोसिएशन मेंबर स्ट्राइक करते हैं काम। और माइंड यू, बार एसोसिएशन के चेयरपर्सन उस वक्त श्री BS लाथिया जी थे, जो बहुत ही उनका रिश्ता an important local Congress leader in addition to being a responsible, respected lawyer. परंतु BS लाथिया जी हालांकि कोई संघी नहीं थे, कोई मोदी भक्त नहीं थे, परंतु किसी ने नहीं उनकी सुनी, किसी मीडिया वाले ने भी नहीं सुनी। और यहाँ तक कि जो दिल्ली का लुटेंस कबाल और साथ में यहाँ की बार एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट भी, वो लोग मांगने गए, जो लोग पिटिशन लेके भी गए सुप्रीम कोर्ट में कि कृपया हमें CBI प्रोब दीजिए, सही नहीं हो रहा, उनको डांट फटकार के निकाल दिया वापस की। और यहाँ तक धमकी दी गई बार एसोसिएशन को कि अगर आपने अपनी स्ट्राइक बंद नहीं की, अगर आपने प्रोटेस्ट जारी रखी, अगर ये प्रोटेस्ट जारी रहती है तो हम लाइफ टाइम आपका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। आप सोचिए कितनी बड़ी ये किसी भी जमात पे कितना बड़ा प्रहार है। उसकी आप रोजी रोटी छीनने की आप बात कर रहे हैं। क्या उनकी मांग क्या है, क्या गलती क्या है, क्या जुर्म क्या है, CBI प्रोब हो जाए। तो इतनी भी इजाजत नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो दूर,
freedom to protest and demand a fair probe, इतनी भी जा सकती, उनको बहुत ह्यूमिलिएट किया गया। और जब ये बातें मैंने सुनी, फिर बात यहाँ तक नहीं खत्म हुई। इनके दो मिनिस्टर चौधरी लाल सिंह और गंगाधर या कुछ नाम अभी मिक्स अप कर रही हूँ, पर गंगा नाम उसमें आता है, वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बीजेपी के महबूबा गवर्नमेंट में, और चौधरी लाल सिंह फॉरेस्ट मिनिस्टर। ये दोनों ने प्रोटेस्ट हिंदू एकता मंच के नाम से एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ, क्योंकि बहुत टेरर हो गया था, टेरर का माहौल हो गया था, और उस टेरर के माहौल को जूझने के लिए हिंदू एकता मंच का गठन हुआ, और हजारों लोग आए उस प्रोटेस्ट में कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। मासूमों को पकड़ा जा रहा है आनन फानन में, और लोगों को अपने गांव छोड़ के निकलने को मजबूर होना पड़ा है। तो उसके बाद उसको, उसके ऊपर बड़े आरोप लगे, उसको बंद करने की, और इन मिनिस्टर्स को कहा गया कि आप चुप हो जाओ और रिजाइन कर दो, क्योंकि आपने हिंदू एकता मंच की मीटिंग में जाकर सीबीआई की मांग की है। दोनों को बेचारों को अपनी मिनिस्ट्री गंवानी पड़ी, परंतु चौधरी लाल सिंह नहीं रुके। वो कथुआ कई हैं और बड़े पॉपुलर लीडर रहे अपने जमाने के, और हर इलेक्शन वो अपने बलबूते पर जीतते थे, चाहे वो कांग्रेस में रहे हों, चाहे किसी पार्टी में रहे हों, फिर भी भाजपा में भी। चौधरी लाल सिंह ने एक एक शहर और कस्बे में जाकर प्रोटेस्ट की, इस केस के बारे में समझाया कि क्यों ये एक षड्यंत्र के रूप में रचा गया है, इसमें बिल्कुल मासूमों को इम्प्लिकेट किया गया है। ये बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था, दिल्ली वालों ने इसकी कोई परवाह नहीं की। और मई में तो यहाँ तक, आप मानिए, कथुआ से वो चलते हैं अपने गांव से, और प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन पैदल आती है उस गर्मी में 50-55 किलोमीटर, और 50,000 लोग मार्च कर रहे हैं, केवल और केवल यही डिमांड लेकर कि हमें सीबीआई प्रोब चाहिए। कोई नहीं सुनता फिर भी। और चौधरी लाल सिंह के ऊपर तो ऐसी गाज गिरी, फिर उसके ऊपर सीबीआई रेड और ईडी रेड और क्या क्या, उसको तो बेचारे को शेर दहाड़ता था। अब बिल्कुल दहशत में वो दुबक के उसको इस वक्त चुप होके बैठना पड़ा है। ही इज आउट ऑफ द बीजेपी। द पॉइंट इज दैट व्हेन आई read about these protests starting the very day when the charge sheet was being filed in April, I knew कि कुछ तो सीरियस बात है, क्योंकि जैसा मैंने कहा, my gut feeling was हिंदू कभी किसी रेपिस्ट के लिए नहीं खड़ा होता, और वो भी एक छोटी बच्ची के रेपिस्ट के लिए 50,000 लोग मार्च करें, हो ही नहीं सकता। ये इस्लामिस्ट कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं। तो मैंने तय किया कि मुझे इसको ढंग से समझना है, इस केस को, और तहकीकात करनी है। और दूसरा, यहाँ पे टीवी चैनल्स में उन दिनों मुझे अर्नब ने बुलाया अपने चैनल में, शायद वो तब टाइम्स नाउ में थे, शायद उस वक्त थी, या रिपब्लिक में, मुझे याद नहीं है कब इनकी शुरू हुई। तो मैंने कहने की प्रयास की कि उनकी सुन तो लो, तुम हैंग दम पहले ही प्री जज कर रहे हो, तो सुन तो लो इस पे। अर्नब भी मेरे ऊपर बहुत चिल्लाए, तो मैंने फिर तो बिल्कुल मन बना लिया कि अब मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सुनना ही नहीं चाहते हैं बात वहां के लोगों की। तो इसका मतलब है कुछ तो दाल में काला है। और यहाँ पे आप जानते ही हैं, बरखा दत्त, निधि राजदान, आरती टिक्कू, शेखर गुप्ता, राजदीप सरदेसाई, सागरिका घोष, ये सारा जो कबाल है, हर फेक नैरेटिव को चलाने में जिसकी अहम भूमिका रहती है, ये बिल्कुल they were working overtime to spread the fake narrative. Now another thing that warned me कि ये घपला हो रहा है, वो इसलिए भी, आप सब जानते हैं कि किसी भी रेप विक्टिम का नाम या उसकी फोटोग्राफ या उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करना is a serious enough crime and you can get up to 2 years in jail.
और किसी भी आज तक जो मथुरा के बाद, मथुरा नाम की लड़की का नाम सबको याद है क्योंकि तब ये कानून नहीं था, उसके बाद ही आया कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। निर्भया का भी आज तक किसी को नाम नहीं पता, निर्भया की भी आज तक किसी को शक्ल नहीं पता, परंतु ये लड़की जो कथुआ की बेटी, उसका नाम और उसकी फोटो, लाखों पोस्ट हैं उसके नाम पे। बल्कि 23 अप्रैल को तो मैंने ऐसे ही उसके नाम से लेट्स से ए ऑफ कथुआ किया, आप मानोगे 4.5 करोड़ पोस्ट मुझे गूगल सर्च में सेकंड्स में मिल गए। 4.5 करोड़ किसी और फोटो भी है, नाम भी है। ये नहीं कि कथुआ रेप केस है सिर्फ, उसका नाम और फोटो दोनों है। और इस में बहुत बड़ी भूमिका रही महबूबा मुफ्ती की। उसने शुरू किया नाम और फोटो का प्रचलन, फिर ये बरखा दत्त, निधि राजदान, आरती, मतलब ये सारे लग गए, राजदीप सरदेसाई, इनके सभी के ट्वीट्स में और राइटिंग्स में लड़की की फोटो भी है। आरती ने नाम और फोटो नहीं इस्तेमाल की, पर बहुत जहर उगला। अब ये मुझे बात खटक गई कि ये तो इसका मतलब सुनियोजित षड्यंत्र का ही हिस्सा है। अगर लाखों एंट्रीज आ रही हैं गूगल सर्च में केवल उसके नाम से और उसके फोटो के साथ, तो इसका मतलब पीछे पावरफुल ग्लोबल लॉबीज हैं, यहाँ तक बीबीसी भी। ये जो विदेशी चैनल्स और विदेशी अखबार, जिनको मालूम है उनके अपने देश में भी अलाउड नहीं है नाम देना या उस लड़की की फोटो देना अलाउड नहीं है, सबने दिया हुआ है। बीबीसी ने भी दिया है, विदेशी जितने भी इनके अखबार चैनल्स। तो जाहिर था, मुझे लग गया कि ये काफी स्पष्ट इशारे हैं कि इसके पीछे पूरा एक ग्लोबल माफिया काम कर रहा है। और ये इस लड़की को न्याय दिलाने के नाम पर जस्टिस फॉर, उस लड़की का नाम करके बहुत हैशटैग चला था उस वक्त, फिल्म स्टार्स भी लग गए, आई एम अशेम्ड, जस्टिस फॉर सो एंड सो, फिर मंदिर का नाम, ये वो। खैर, तो इससे शुरू हुई थी। और जब मैं वहां पहुंची तो फिर तो बिल्कुल ही स्पष्ट, हर चीज से स्पष्ट हो गया। दूसरा, चार्जशीट पढ़ेंगे अगर आप, चार्जशीट इतनी वाहियात है कि कोई अगर नशेड़ी भी हो उसको भी कह दिया जाए कि एक घटिया सी क्राइम थ्रिलर का स्क्रिप्ट लिख दे, कुछ भी लिख देगा, उलझुल चलेगा। वो भी इतना उलझुल नॉनसेंस नहीं लिखे जो ये इतने हाई प्रोफाइल केस की 5,500 के करीब वर्ड्स की चार्जशीट है। और चार्जशीट में भी 2 हिस्से हैं। फर्स्ट 3 पेजेस डील विद द इनिशियल SIT's डेक्लेरेशन कि उन्होंने शुभम को पकड़ के केस सॉल्व कर लिया है, उसकी कहानी है पहले 3 पेज में। फिर चौथे पेज से एक नई कहानी शुरू होती है। अब सुनिए, पहले 3 पेज की बताऊं कहानी कि यू वांट टू आस्क क्वेश्चंस? मैम बिल्कुल बताएं, क्योंकि आई एम सॉरी, इट वाज सच अ मतलब गूलिश टॉपिक। मगर मैं जब पढ़ रही थी आपकी किताब तो मुझे मतलब वो जो एक डार्क, इतना मुझे शॉकिंग लगा। मैंने कहा ये ग्रोन मैन फ्रॉम दिस, जो सारे ये सच एक्सपीरियंस पुलिसमैन, इन्होंने ये लिखा है, मतलब इट वाज शॉकिंग। हाँ, पर देखो ना, उन्होंने तो जो लिखा सो लिखा आनन फानन में। हमारी पुलिस को लिखना आती नहीं है। अगर आप FIR पढ़ेंगे ना, अभी तो ये हो गया है कि आप जो लिख के देंगे, अगर पढ़े लिखे हैं तो उसी के आधार पे FIR बनती है। बट अगर मैंने तो बहुत स्टडीज किए हैं FIRs की, कांट टेल यू, शर्मसार हो जाता है। लिखना आता ही नहीं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर कुछ लिखते नहीं और नीचे वालों को जो दे दिया जाता है। एक तो यहाँ ये पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड केस था, तो उनको लगा कि महबूबा चीफ मिनिस्टर है
होम मिनिस्टर है, क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी लिख दो, माँ बहन की गालियां भी लिख दो, पर उसने अगर कह दिया कि इसको अरेस्ट करना है तो हो ही जाएंगे. यू सी, दैट वाज द cocksureness of the police, that they have political patronage to lie with flamboyance. तो अब इसमें कहानी सुनिए. देखिए, ये सिर्फ नहीं कि यहाँ लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, या पहली कहानी है कि शुभम, ये जो लड़का है, ये अक्सर ये अपने मामा के घर रहता था, क्योंकि अपने स्कूल में इसकी किसी से लड़ाई हो गई थी, तो उसको सस्पेंड कर दिया, तो मामा के घर भेजा गया कि अब इसको ज्यादा अच्छे से पढ़ाओ यहाँ पे डिसिप्लिन में. तो सांजी राम उसके मामा, जो रिसेंटली रिटायर्ड पटवारी थे, तो उनके घर रह रहा है. और पीछे क्योंकि गांव के फॉरेस्ट है, तो इधर उधर जाता था. गांव में गांव जैसे लकड़ी लेने जाते हैं या चारा लेने जाते हैं, तो उसको ये लड़की मिल जाती थी, ये जो 8 साल की कहते हैं. वो 8 साल की नहीं, जो मैंने उस पे भी एक पूरा चैप्टर है इसके फैमिलीज के, इसके परिवार के झूठ, उम्र के बारे में भी. तो करीब 12 साल की होगी, 12-13 की, 8 की नहीं थे. खैर 8 की थी या 12 की ना हो, दैट इज इररेलेवेंट फॉर द मोमेंट. इस लड़की को वो मिलता है, वो कहती है मेरे घोड़े नहीं मिल रहे, तो कहता है चलो हम ढूंढते हैं. और घूमते रहते हैं फॉरेस्ट में. और फिर वो 6:30 बजे शाम को उसको कहता है चल मेरे गांव चल. वो चल भी पड़ती, उसको कोई चिंता नहीं है घर लौटने की. और अपने गांव में बीचों बीच, जहाँ 15 गांव का घर है, उसके बीचों बीच एक तबेला है, जहाँ पे सांजी राम का परिवार अपने पशु बांधता है. तो एक वो काउ शेड को खोल के कहता है चल इसमें लेट जा. वो लेट जाती है, और फिर उसके सलवार के नाड़े से उसके पाँव बांधता है, एक रस्सी से उसके हाथ बांध देता है, और अपना मुंह उसके अपना रुमाल उसके मुंह में ठूस देता है. वो लेट जाती है. अच्छा, आप बात बताइए, कोई जनवरी के महीने में, और भी छोड़ो, इतनी ठंड होती है, एक तबेले में बिना कंबल रजाई ओढ़े वो लड़की, जिसके पास शॉल भी नहीं थे, हल्के से कपड़े पहने हैं, वो लेट जाएगी आराम से. चिल्लाएगी नहीं, भागने की कोशिश नहीं करती. वो कहता है मैं बांध रहा हूँ, वो बांध जाती है. और फिर 6 दिन, पहले 3 पेज में है कि वो 6 दिन वो लड़की ऐसे ही बैठी रहती है. वो हर शाम को वो जाता है अपने घर से, खाना चुरा के लाता है, बड़े प्यार से उसको खिलाता है खाना भी, वो खा भी लेती है, फिर भी नहीं चिल्लाती कि मुझे छोड़ो छोड़ो, मुझे जाने दो घर. कुछ नहीं, भाग भी सकती थी, उसका घर वहां से मुश्किल से 8 मिनट दूरी पे है, पर वो भागती नहीं. और कोई गांव वाले को भी पता नहीं, हालांकि रोज सुबह शाम आते हैं दूध दुहाने और चारा देने. खैर 6 दिन तक वो उसको खाना भी खिलाता है, फिर बांध देता है. और हर रात को उसको पॉटी और सुसु कराने वो घुमाने ले जाता है, और वो घूमने चल भी पड़ती है. उसको साथ में मिल्की वे ब्रांड की टॉफी भी खिलाता है. और फिर जब वो पॉटी कर लेती है, तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को अपने हाथ से धोता है, हैंडपंप के पानी से. अब आप ये बताओ, वो ना लड़की भागने का प्रयास करती है, डज इट मेक सेंस एट ऑल. फिर 6 दिन वो कोई छेड़खानी नहीं करता, उसकी पॉटी जरूर धोता है, प्राइवेट पार्ट्स धो देता है जब वो पॉटी कर लेती है या सुसु कर लेती है. परंतु आखिरी दिन 16 को वो कहता है चलो तेरे घर छोड़ाता हूँ, और उसको घर ले जा रहा है. रास्ते में उसका मन करता है चलो रेप भी कर ले. अब वो रेप करने की कोशिश करता है, तो अभी लड़की कहती है मैं अपने माँ पिता को जाके बता दूंगी. तो इस डर से कि वो पकड़ा ना जाए, तो उसी के दुपट्टे से उसका गला घोटता है, और एक बड़ा सा पत्थर लेके उसका सिर फोड़ता है, और फिर लाश को वहीं फेंक देता है. अब आप बताइए, कोई है तुक की बात? अच्छा, लाश को ये नहीं कि अपने गांव से थोड़ा दूर, बिल्कुल बिल्कुल पिछवाड़े में, गांव के, हाँ, अपने ही पिछवाड़े में, अपने ही बैकयार्ड में.
खैर ये कहानी पहले तो उसके आधार पर उसको शुभम को अरेस्ट करके टॉर्चर किया, फिर 7 और लोगों को अरेस्ट किया कि इसने कबूला है, इसने कन्फेस किया है कि ये 7 भी शामिल थे। अब कहानी बदलेगी। अब जो भी क्रिमिनल लॉ का एबीसी भी जानता है उसे मालूम है कि confession made while in police custody is not treated as valid evidence in any court of law, क्योंकि सबको मालूम है पुलिस 3rd डिग्री टॉर्चर करके कुछ भी उगलवा लेती है हिंदुस्तान में तो खासकर, और इसलिए अगर बाकी एविडेंस नहीं है, केवल कन्फेशन है, तो इसका मतलब केस नहीं चल सकता। ये केस केवल और केवल उसके कन्फेशन, उस बच्चे के कन्फेशन पे चला। टॉर्चर जब उसको हुआ 3rd डिग्री, जो जो उससे लिखवाया गया, उसको पता भी नहीं क्या लिखवाया जा रहा है, क्योंकि ये उर्दू में वैसे लिखते हैं ज्यादातर चीजें, तो उसको ये भी नहीं पता उसके बिहाफ पे क्या लिखा जा रहा है। तो उसके बाद 7 लोगों को और अरेस्ट करके जो नई चार्जशीट अप्रैल 10 को फाइल होती है, उसमें और भी अनोखी कहानी है। उसमें कहानी ये नहीं है कि उसको जंगल में मिला था, इसमें कहानी ये है कि ये अपने घर के छत पे लेटा हुआ था और वो लड़की आती है पूछने कि मेरे घोड़े खो गए हैं, मेरे घोड़े खो गए हैं, किसी को मिले हैं? तो ये छत से उतर के जाता है कि चलो मैं ढूंढवा देता हूँ, और फिर उसके साथ घूमने लगता है। अकेला नहीं, एक और लड़का, अनदर टीनेजर, जिसका कोई वैसे वास्ता नहीं, इन दोनों की आपस में यारी दोस्ती भी नहीं, वो किसी और गांव में रहता है। और ये भी नहीं बताया गया कि उसको बुलाया कैसे इसने, क्या कोई कबूतर के पाँव में बांधी थी चिट्ठी, या क्योंकि दोनों के पास फोन नहीं था, तो क्या फोन किया, कहाँ से फोन किया, कौन सा फोन किया, इनका कोई संपर्क भी हुआ, वो भी जरूरत नहीं थी पुलिस को इस्टेब्लिश करने की। और फिर बताया जाता है कि ये दोनों उसके साथ घूमते हैं, फिर उसको लाके जो एक मंदिर है डोगरा हिंदू समाज का, उसको बोलते हैं बाबा कालीवीर देवस्थान। ये नॉर्मल मंदिर ऐसा नहीं है कि राम मंदिर है या शिव मंदिर है। बाबा कालीवीर बहुत ही रिवियर्ड कुल देवता हैं हिंदू डोगरा समाज के, और उनकी उनकी महत्व जो है ऐतिहासिक, जैसे शिवाजी की है ना, ऐसे ही ये हिस्टोरिक फिगर भी हैं, बट यहाँ इनको देवता के रूप में पूजा जाता है, केवल एक हिस्टोरिक हीरो के रूप में नहीं। और बिल्कुल जैसे महाभारत के अर्जुन ना, उसी किस्म के इनके भी वॉरियर लाइक एक्सप्लॉइट्स रहे, जिसकी वजह से उनके बहुत पूजनीय माना जाता है। अब ये कहा गया कि इस बाबा कालीवीर देवस्थान में लाके इन लड़की को रखा, और ये प्री प्लान था, क्योंकि सांडी राम ने कहा था कि तुम इस लड़की को लाओ, फिर हम इसको मारेंगे ताकि ये बकरवाल लोग भाग जाए यहाँ से, उनको डराना है। तो उनके डराने के लिए उनकी एक लड़की को ही मारना था, वो भी लड़की जो किसी की सच में बेटी भी नहीं है। शी वाज एन ऑर्फन and not really a valued child of the family. खैर anyway, तो अब इसको बांधते भी नहीं है। ये बताया जाता है कि इनके पास 2 ड्रग्स थी। एक तो एपिट्रिल नाम की ड्रग, जो एपिलेप्सी के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज नॉट अ स्लीपिंग पिल, कोई बेहोशी करने वाली नहीं है। एपिट्रिल इज एपिलेप्सी की ड्रग, परंतु जो उसकी पोटेंसी बताते हैं 0.05, उस पोटेंसी की तो ड्रग होती ही नहीं है वो। इट्स आइदर 0.5 मिल जाती है, पर 0.05 नहीं मिलती है ही नहीं। इतनी लो पोटेंसी से किसी को नींद आ भी नहीं सकती। तो उसको एपिट्रिल, और फिर ये भी बताया जाता है कि वो मनार्स नाम की, मनार एक बड़ी फाउल स्मेलिंग तंबाकू से बनी हुई कुछ उसमें हर्ब्स होती हैं, नॉर्मली डायरिया वगैरह के लिए, मतलब आपको लैक्सेटिव चाहिए तो उसके लिए लोग खाते हैं, बड़ी फाउल स्मेलिंग होती है, बड़ी मोटी सी गोली।
मैंने खास मंगवाई जम्मू से टेस्ट करने के लिए, जब मुझे ये मनार की कहानी पता चली। यू कांट swallow इवन अ स्मॉल पिंच ऑफ इट, इट्स सो फाउल। कि वो भी दी या एपिड्रल भी दी, और फिर वो बेहोश रही लड़की। उसके ऊपर कुछ दरी बिछा दी और उसको छुपा दिया मंदिर में। अब जो उल जुलूल कहानी है कि 6 दिन वो छुपी रही मंदिर में। वो मंदिर कैसा है? एक रेक्टेंगुलर कमरा है और उसके 3 दरवाजे हैं। वो 3 दरवाजों की चाबियां, 3 चाबियां 3 गांव के लोगों के पास होती हैं। आसपास छोटे छोटे रसाना, पट्टा और कुटा, ये 3 गांव के लोग इसको जॉइंटली मैनेज करते हैं। एक कमरा रेक्टेंगुलर, 3 दरवाजे। सुबह शाम रोज पूजा होती है। तीनों गांव में से कोई भी आके जो चलाए, जो भी करते हैं, जिम्मेदारी बारी बारी से बांधी हुई है। इसकी जो खिड़कियां हैं उसमें कोई शीशे भी नहीं है, हैं तो केवल जाली ताकि मच्छर मक्खी ना आए, और ग्रिल्स हैं ताकि जानवर ना घुस आए। तो पास चलता व्यक्ति भी पूरा अंदर पूरे कमरे का नजारा ले सकता है। कोई हिस्सा उस कमरे का छुपा नहीं रहता, क्योंकि वो इट्स ओपन टू पब्लिक इवन इफ द डोर इज लॉक्ड। और सुबह शाम तो खुलता ही था। अब ऐसे में रोज 3 गांव के लोग, चाहे 10 लोग आ रहे हैं किसी अलग अलग समय पे भी, पर रोज तो वहां पूजा अर्चना हो रही है। उसके अलावा इन्हीं दिनों में 10 और 16 के बीच में 2 बड़े त्योहार आते हैं हिंदुओं के। वो है मकर संक्रांति और लोहड़ी। और उत्तर भारत में, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में, ये दोनों बहुत अहम त्योहार माने जाते हैं। और डोगरा पंजाबी समाज में तो बहुत ही ज्यादा इनकी महत्व है। तो ये दोनों दिन वहां बड़ी संगत भी हुई, लंगर भी बने, लोगों ने आके ढोलकियां भी बजाई, कीर्तन भी करे, पर वो लड़की को ना पता चला, वो लेटी रही। अब आप सोचिए, इज इट पॉसिबल? होश ही नहीं आती 6 दिन तक, उसको कोई देखता नहीं उसको 6 दिन तक। और यहाँ तक कि जब हमें बताया गया, उसके माँ बाप भी अगले दिन उस मंदिर में आए थे, उनको भी नहीं दिखी। वो पूछते पूछते आए थे हमारी लड़की खो गई है, तो वो भी मंदिर में आए तो उनको भी नहीं दिखी। छुपी कहाँ थी? एक 2 फुट बाय 3 फुट का टेबल उस मंदिर में, कोई फर्नीचर नहीं है उस मंदिर में, केवल बड़ी बड़ी 2 दरिया। और वो भी मतलब सामान्य सी गरीब सा मंदिर, ऐसा नहीं कि बड़ा रईस मंदिर, कोई तहखाना नहीं, कोई फर्नीचर नहीं। और ये कहा गया कि इस टेबल के ऊपर 2 फुट, जिसका टेबल का मैंने फोटोग्राफ भी अपनी किताब में डाला है, इस पे उसको लिटाया गया, ऊपर दरी डाल दी गई। 2 फुट बाय 3 फुट का टेबल पे 8, 10, 12 साल की लड़की लटकेगी, और 6 दिन तक उसको पता ही नहीं चला, वो उठी नहीं। उसको यहाँ अब सुसु भी नहीं आई, पोटी भी नहीं आई। क्या सभी अंधे हो गए थे क्या? और वो लड़की भी ऐसी बेहोशी 6 दिन, या एपिड्रल के आधार पे, जो नॉन एग्जिस्टेंट स्ट्रेंथ की है। खैर, ये कि पहले दिन जब उसको बंद करता है तो शुभम अपने कजन को फोन करता है कि हमने एक लड़की पकड़ी है, तूने अपनी लस्ट सेटिस्फाई करनी है तो वहां जल्दी से आ जा। शुभम का, उसका कजन कहाँ है? विशाल, वो पढ़ रहा है मेरठ के पास, वो जो कि उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास मुजफ्फर नगर नाम का छोटा शहर है, वहां पे एक एग्रीकल्चरल कॉलेज में। वहां उसके एग्जाम हो रहे हैं, उसके पास पूरा एविडेंस है, और उसने दिखाया भी पुलिस को, नहीं मानी। ट्रेन टिकट है, सीसीटीवी कैमरा की फुटेज है कि वो इम्तिहान दे रहा है, उसकी लैंडलेडी की घर की फोटो है कि वो उन दिनों वहां था, और दसियों प्रूफ हैं कि वो था ही नहीं रसाना में, वो कथुआ से सैकड़ों मील दूर था। पर कहा गया कि वो भागा भागा आया अपनी लस्ट सेटिस्फाई करने के लिए। और कैसे आया? शाम को उसको 5 बजे अगर बताया, उसने क्या प्लेन चार्टर किया? हेलीकॉप्टर था उसके पास? कैसे आया, कैसे पहुंचा होगा? जितने घंटे में बोलते हैं कि वो सुबह सुबह पहुंच गया। चलिए, लस्ट सेटिस्फाई करने आया, पता नहीं कैसे आया, कोई प्रूफ नहीं है उसका आने का।
बाकी बल्कि उसके पास ये प्रूफ जरूर है कि वो रसाना से फलां दिन को गया था मेरठ मुजफ्फरनगर इम्तिहान देने। वो प्रूफ नहीं मानती पुलिस, उसके कॉल रिकॉर्ड्स नहीं मानती, कुछ नहीं मानती, उसका इम्तिहान का पेपर नहीं मानती, उसके कॉलेज के प्रिंसिपल का बयान नहीं मानती, उसकी लैंडलेडी के पास जो फोटोग्राफ्स हैं कि उन दिनों उनके घर में था और लोहड़ी के दिन वो प्रसाद भी लेने आए थे उसके घर में और कोई बर्थडे के लिए भी, कुछ नहीं मानती, पर कहती नहीं ये लस्ट सेटिस्फाई करने आया, लस्ट सेटिस्फाई करने आया। पर 2 दिन के बाद आने के बाद वो भूल गया कि उसकी लस्ट के लिए उसने यहाँ इतना बड़ा इम्तिहान छोड़ा है। तो 2 दिन बाद उनको याद आता है लड़की की, फिर जाके गैंग रेप करते हैं। 2 दिन तक कोई उसको छेड़ता नहीं। अब ये कहानी उसके बाद फिर उसको छोड़ देते हैं वहीं पे। फिर उनके सांजीराम कहते हैं कि चलो अब अगले दिन मकर संक्रांति का है या 13 को लोहड़ी है, 15 को थी, तो अब चलो इसको मार ही देते हैं क्योंकि कुछ रिचुअल्स के लिए लोग आएंगे, अब इसको मार डालते हैं। तो उसको मारने के लिए जंगल लेके जाते हैं उठा के ये 3-4 लोग। तो वहां जाके कहते हैं कि चलो इसको रेप भी कर लेते हैं। फिर गैंग रेप करते हैं और फिर वही दुपट्टे से गला घोंटते हैं और पत्थर से उसका सर फोड़ते हैं। पर कहते हैं अब इसकी बॉडी को कैसे ले जाए, फिर वापस मंदिर ले आते हैं बॉडी को, कि बॉडी ले जाने के लिए किसी ने कहा था मैं कार लेके आऊंगा, वो तो लाया नहीं। अच्छा, इस 8 लोगों की मंडली में जो पुलिस कहती है उसमें पुलिसमैन भी है, 2 तो ऑफिशियल पुलिसमैन, 2 स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो जनरल रिक्रूट नहीं होते। तो 4 तो पुलिस हैं, एक सांजीराम पटवारी है, उसका चलो कार नहीं है, स्कूटर तो है, 2 व्हीलर तो है। वो एक बच्ची को उठा के 2-4 मील दूर फॉरेस्ट में जाके कहीं गाड़ नहीं सकते, तो कहते हैं अच्छा वो कार नहीं ले आया उसको फेंकने के लिए, चलो वापस ले जाते हैं मंदिर, और मंदिर ले जाते हैं। फिर वो मरी लड़की को वहीं छोड़ देते हैं। फिर 16 की रात को अपने ही गांव के पिछवाड़े में फिर फेंक देते हैं। अब आप बताइए, ये कोई कहानी तुक वाली है भी? कोई इसका विश्वास करेगा कि ऐसी जगह जहां उसके माँ बाप स्वयं आए हैं अगले ही दिन, जहां 2 त्योहार मनाए गए, जहां सुबह शाम रिचुअल्स होते हैं और साफ सफाई रहती है। मतलब मैं जब गई अप्रैल के महीने, मई के महीने में उस मंदिर को पहली बार देखा, तो तब भी बिल्कुल स्पॉटलेसली क्लीन था, वेरी मॉडेस्ट बट स्पॉटलेसली क्लीन। हालांकि बहुत ट्रोमा में थे सारे गांव के लोग क्योंकि इतने लोग अरेस्ट हो चुके थे, फिर भी मंदिर साफ सुथरा था। और वहां पे इसका मतलब रोज सफाई भी होती है, रोज लोग भी आते हैं, 3 गांव से भी आते हैं, त्योहार भी मनते हैं। पर ये लड़की लेटी हुई है और पता ही नहीं, वो कभी भी उठ सकती थी। अगर वाकई ही उसको लटाया गया होता तो कभी तो उसकी नींद खुलती। और वो जैसी ड्रग दी उससे तो नींद इतनी आ भी नहीं सकती कि गैंग रेप भी हो जाए, कीर्तन भी हो जाए, ढोल की छैने भी बज जाए और लड़की को पता ही ना चले और किसी को दिखे ही ना, वो मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो गई। कौन सा जादू किया उस लड़की ने कि वो किसी को दिखी ही नहीं इतने दिन। अब ये जब कहानी पढ़े कोई भी, और इसमें डिटेल्स जो है ना वो वाकई ही हास्यास्पद है, इंक्लूडिंग जो रेप कैसे करते हैं वो भी कहानी हास्यास्पद है। इट्स वर्स देन अ जुवेनाइल फैंटेसी, यू नो। तो इसको देख के तो इसको पढ़ के आई वाज वेरी कन्विंस्ड कि बिल्कुल नॉनसेंसिकल है। फिर इस किताब की जो खासियत है, देखिए आपने तो पढ़ी है पल्लवी, so you would Ma'am, I endorse what completely, oh my God, like what you are explaining, when I saw the pictures that you have so pertinently added of Baba Kalivir's temple, it's just a room. मतलब कोई कितनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन लगा ले। एंड दैट टेबल मेरे को लगता है ये वो वाला है मैम जो असेंबल करके प्लास्टिक का छोटा सा, it just yeah, boggled my mind that on the basis of this they created कि मंदिर yeah, में छुपा के
नहीं, और फिर पल्लवी तुम्हें याद होगा यहाँ तक कि कोई और प्रूफ नहीं है कि वहां थी। ये जो श्वेतांबरी उनकी डीसीपी थी, 1 महीने बाद आती है एविडेंस गैदर करने मंदिर। 1 महीने बाद मंदिर सील नहीं होता, वो दरिया सील नहीं होती, वो टेबल को अपनी कस्टडी में नहीं लिया जाता। कहते हैं उनको हेयर स्ट्रैंड मिले थे 1 महीने बाद। इससे प्रूव होता है कि लड़की वहां बंद थी। हेयर स्ट्रैंड, और एक हेयर स्ट्रैंड वो फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए सील भी करते हैं, पर वो कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते गायब हो जाता है। वो हेयर स्ट्रैंड भी कभी मिला नहीं, उसका फोरेंसिक हुआ भी नहीं कि वो किसी कुत्ते का था, बिल्ली का था भी कि नहीं था। कैन यू इमेजिन, 1 महीने बाद किसी जगह आपको 5 हेयर स्ट्रैंड मिलेंगे और फिर वो गायब भी हो जाएंगे। एक हेयर स्ट्रैंड जो बचा कुचा आपने रखा। आप सोचिए, वहां कोई तहखाना नहीं, कोई छुपने की जगह नहीं। तो आप बताइए, ऐसी उल जलूल कहानी को लेकर इन्होंने सारा केस केवल और केवल वो 8 लोगों को अरेस्ट नहीं करना था। आई थिंक दैट इज रियली द क्रक्स ऑफ द मैटर। ये बेचारे 8 लोग, इन्होंने कभी महबूबा मुफ्ती के साथ कोई दुश्मनी तो की नहीं थी, और they're mostly from very humble backgrounds. रसाना गांव में भी पल्लवी, you'll bear by this that सारे, कोई लेबरर है, कोई ड्राइवर है, कोई बॉम्बे में किसी मिल में काम करता है, मतलब गरीब लोग हैं। उनके पास वकील को देने के पैसे भी नहीं। इस स्तर के लोग हैं। एक आध है, कोई बीएसएफ जवान है। none of them are from well off families. तो उनको मालूम था कि इनके पास स्टेइंग पावर तो होगी नहीं। महबूबा मुफ्ती को पता था उसको ये विलेज खाली कराना था और साथ में कथुआ डिस्ट्रिक्ट को हिंदू विहीन करना था। एंड दैट्स व्हाई द टेरर अनलीश्ड ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट using the dead body of this girl. Using the dead body of this girl, she unleashed terror because जो राजौरी और पुंछ में कर चुकी थी वो ये इस्लामिस्ट, जो कश्मीर में तो पूरा हिंदू विहीन कर ही दिया। राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, वो अब मुस्लिम मेजॉरिटी हो चुके हैं। अब बेचारा कथुआ और एक आध उधमपुर वगैरह बचे हैं, स्टिल हिंदू मेजॉरिटी, जो इनको बहुत अखरते हैं। और ये पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगा हुआ है। यहाँ से 10-12 किलोमीटर है जो फेंस्ड बॉर्डर है, और नाले जाते हैं, फ्लो करते हैं, और नालों के से माध्यम से ही ये टेररिस्ट भी आते हैं, ड्रग स्मगलर्स भी आते हैं पाकिस्तान से। तो इनको ये सारा इलाका खाली करवाना था ताकि यहाँ एक तो लॉन्च पैड बन सके और टेरर अटैक्स का। और जम्मू में आप जानती हैं एयर बेसिस पे, आर्मी बेसिस पे कई सारे अटैक हुए हैं, क्योंकि इन्होंने एयर बेसिस, आर्मी के जितने भी बेसिस हैं वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या बसा रखे हैं आसपास, और वहीं से टेरर अटैक्स होते हैं। तो अब यहाँ हिंदू विहीन कर दो, क्योंकि एक आवाज उठने लगी थी कि ये रोहिंग्या भी बसा रहे हो, हमें नहीं चाहिए जम्मू में। तो ये आवाज को कुचलना था, और फॉरेस्ट लैंड्स को इंक्रोच करने दे रहे हैं। बिहार और यूपी से भी मुसलमान लाके बसाए जा रहे थे जम्मू प्रोविंस में, ताकि वहाँ की रिलीजियस डेमोग्राफी बदली जा सके। तो ये बहुत सुनियोजित षड्यंत्र था, परंतु इस्तेमाल तो बड़ी क्लेवरली इन्होंने हिंदुओं का ही किया। कुछ एक पुलिस ऑफिसर हैं जो मुस्लिम थे, पर ज्यादातर तो पुलिस ऑफिसर्स भी हिंदू थे जिनका इस्तेमाल हुआ। मीडिया में तो सारे लीड फिगर्स हिंदू ही थे हमारे। बहुत कम मुसलमानों को शोर मचाना पड़ा, क्योंकि इन्होंने इतना फ्यूरी और हिस्टीरिया क्रिएट कर दिया। It became a global cause célèbre in a way that no other case before or after anywhere in the world. आप किसी और नाम से 5, 6, 7 करोड़ नहीं ला पाएंगे रिजल्ट्स
by Google search if you were to do किसी और नाम से. इसका नाम भी है, फोटो भी है, और जो फोटो की कहानी भी बड़ी मजेदार है. Ma'am, I was going to request that please touch upon that, because that is diabolically shocking. That how, please, because that was, for me, that was like, oh my God, this was really, that's what they were perhaps planning to do from that time. That suddenly, please, ma'am, do touch upon Gazwa victims' so-called parents and how her so-called brother. Please do, because I think for all of us, it's very critical to know that how she was chosen as the most ideal victim in a way. Yeah. वो सैक्रिफिशियल विक्टिम, जैसे बलि का बकरा होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल मैम, हाँ जी. ईद पे करते हैं कुर्बानी, तो इस लड़की की कुर्बानी दी गई क्योंकि ये किसी की, शी इज एक्चुअली एन ऑर्फन. नोबडी नोज कहाँ से इस परिवार के पास आई. नंबर 1, असली पेरेंट्स नहीं है. ये रोते बिलखते, इन्होंने लाखों करोड़ों रुपया इनको डोनेशन में हिंदुओं ने ही दे दिया. क्यों? हाय बेचारों की बेटी के साथ कितना अत्याचार हुआ ये करके. आप बताइए, बेशर्मी की हद और हिंदुओं की मूर्खता की हद. पैसे दिए जा रहे हैं, इनके ऊपर लुटा रहे हैं, और सच तो ये इनकी अपनी बेटी थी नहीं. ये मोहम्मद यूसुफ नाम का व्यक्ति और नसीमा बानो. तो ये पहले तो नौटंकी इन्होंने की पेरेंट्स होने की, फिर धीरे धीरे खुलने लगा. और मेरी इंटरव्यू में तो बिल्कुल ही जो मैंने इनके साथ की, पत्नी टॉप के ऊपर जाके पहाड़ों में इनको चेज करना पड़ा मुझे, क्योंकि अपने काफिले के साथ ये जा चुके थे तब तक मई में. तो ये स्पष्ट हुआ कि ये अपनी बेटी नहीं थी. फिर बोले मेरी बहन की बेटी मैंने अडॉप्ट की थी, परंतु कभी भी बहन सामने आई नहीं. जिसकी बायोलॉजिकल बिटिया के साथ ये हुआ हो, उसको तकलीफ नहीं होगी कि वो सामने तो आए, उसको कोई पूछे तो सही, पुलिस ही बताए कि इसकी बायोलॉजिकल मदर कौन सी है ना. दूसरा, कभी एक कभी दूसरा, एक और बाप आ जाता था, मैं इसका बायोलॉजिकल फादर हूँ. और एक ने तो मोहम्मद यूसुफ के साथ मिलके एक बैंक अकाउंट भी खोल लिया कि हमें जो भी पैसा भेजना चाहे भेजे. अब पैसे पे भी इनके बहुत राज खुले. मेरा वो भी एक पूरा चैप्टर है, मनी मेकिंग रैकेट यूजिंग अ डेड बॉडी, जिसने बहुतों ने पैसे बनाए. अब इनके जो रिश्ते हैं अनोखे, एक तो द डेट ऑफ अडॉप्शन, उसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है. कभी कुछ कहते कभी कुछ कहते हैं. तभी मैंने राशन कार्ड पे उसकी एज कुछ लिखी है, अपने बेटों की कुछ लिखी है. हर एक की उम्र गलत है बता रहे हैं. तो उससे अंदाजा होता है कि यू कैन नॉट गो बाय देयर क्लेम कि 8 साल की. और पुलिस ने कोई कोशिश नहीं की स्टैब्लिश करने की कि कितनी उम्र रही होगी इस लड़की की और कौन इसके सच्चे माँ बाप हैं. इनकी बेटी थी भी कि नहीं, कि कहीं से अगवा करके लाए थे कि क्या. किसी ना, कोई कहता है इसके माँ बाप मर गए थे, प्रॉपर्टी थी उनकी, इसलिए इन्होंने इस बेटी को रख लिया क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी बहुत थी. क्या क्या कहानियां, बट पुलिस डिड नथिंग टू इन्वेस्टिगेट. अभी फोटो की कहानी, ये फोटो क्योंकि बड़ी आइकॉनिक हुई, तो आई वाज पर्टिकुलरली क्यूरियस अबाउट इट कि किसने खींची. इट लुक लाइक अ वेरी हाईली प्रोफेशनल जॉब. फोटो सुंदर है, बहुत लूसिड है, बहुत क्लियर है. उस लड़की की आंख की चमक हर एक बहुत साफ दिखती है. तो ये कोई आम से कैमरा से तो नहीं ली जा सकती, मतलब जैसे 2-4 हजार का, ये स्मार्टफोन की तो फोटो कम से कम होगी. तो मुझे लकीली किस्मत थी कि इसके पिता से मेरी अलग इंटरव्यू हुई, वो कहीं और थे, माँ कहीं और बैठी थी, और तथाकथित भाई अलग से मिल गया मुझे सड़क के किनारे. सड़क के किनारे नहीं, इसको पहाड़ से नीचे लेके आई मैं. खैर, तो भाई से मैंने पूछा कि फोटो किसने खींची, ये प्रोफेशनल लगती है बड़ी. तो बोले मुझे एक नया कैमरा किसी ने दिया था हाल ही में, तो उसमें मैंने खींची. अच्छा, तो इससे पहले भी कोई फोटो खींची?
नहीं, केवल एक खींची। किस दिन खींची? खुद मानता है कि 8 जनवरी की दोपहर या शाम को। 10 जनवरी को यह गायब होती है, 8 जनवरी की दोपहर या शाम को ये फोटो खींची जाती है। और मैंने कहा एक ही फोटो खींची? नहीं, बोले 2 खींची थी। दूसरी कौन सी थी? वो उसने मुझे अपने फोन पे दिखाई। वो मेरे आंख की देखी हुई है कि इनके घर के आंगन में ओपन टू स्काई, जैसे गांव में चूल्हे होते हैं मिट्टी के, लकड़ी के या गोबर वाले चूल्हे जो होते हैं, उसमें वो बड़े से तवे पे बड़े बड़े रोटले बना रही है। अगर 8 साल की लड़की से, एक तो घोड़े चराने भेजते हैं, अपने हृष्ट पुष्ट 6 फुटे जवान बेटों को नहीं घोड़े चराने भेजते, 8 साल की लड़की को भेजते हैं। फिर वो काम कर रही है जो किसी भी 8 साल की बच्ची को नहीं करना चाहिए। इट्स डेंजरस टू पुट अ स्मॉल चाइल्ड इन फ्रंट ऑफ अ मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी जल रही है, लपटें जलती हैं, उस पे वो रोटियां थेप रही है। तो मैंने कहा ये मुझे दे दो, मुझे फॉरवर्ड कर दो। पहले तो बोला हाँ हाँ, फिर उसने बहाना बनाया कि अरे कनेक्शन नहीं है, वाईफाई नहीं है, ये नहीं है वो, पर मैंने देखी हुई है फोटो, 2 फोटो। फिर मैंने इसकी माँ से, तथाकथित जो कहती है नसीमा बानो, मैं इसकी माँ हूँ, तो मैंने बोला आपके साथ और कोई फोटो नहीं है इस बच्ची की, बचपन की या बाद की? नहीं नहीं, हमारे यहाँ लड़कियों की फोटो नहीं लेती। मतलब क्लियर था कि इस्लाम में लड़कियों की फोटो हराम। वो भी माना, भाई भी माना कि नहीं, और कोई फोटो ना पहले ली ना बाद में ली, केवल एक ही सोलो ये परफॉर्मेंस थी उसकी। माँ ने भी कहा नहीं नहीं, हम फोटो लेते ही नहीं है। तो फोटो लेना हराम है, उसके बावजूद लड़की के डिसअपियर होने के 1.5 दिन पहले फोटो ली जाती है। पहली बार उसको नया कैमरा मिलता है, स्मार्टफोन मिलता है फोटो लेने को, और वो फिर फोटो लेके ग्लोबली वायरल की जाती है, जैसे आज तक किसी रेप विक्टिम की नहीं हुई। तो ये भी बड़ी हैरत करने वाली बात थी। तो मैं तो मानती हूँ, और मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ कि ये प्री प्लान था, फोटो लेना, फोटो पहुंचाना उन लोगों तक जिन्होंने इसको वायरल करना था। और ये परिवार को पता है किसने मारा। इन 8 लोगों में से किसी का भी दूर दराज का भी रिश्ता नहीं है इस मर्डर में, क्योंकि इनको तो बेचारों को पता भी नहीं था इस नाम की कोई लड़की रहती है। इनका बिल्कुल अलग थलग है घर। और कई इंटरव्यूज में, और विशेषकर मेरे साथ जो वीडियो रिकॉर्डेड इंटरव्यूज हैं, भाई की भी, माँ की भी, पिता की भी, और एक कोई अंकल की भी, कि वो कभी जाते भी नहीं थे गांव में, कभी रसाना नहीं गए थे, कभी रसाना में से निकलना भी नहीं होता था इन बच्चों बच्चियों का। तो कभी ना वो उस गांव गई, ना उस गांव के बच्चों से उसका कभी कोई रिश्ता था, ना कोई उसको पहचानता था। केवल डेड बॉडी अपीयर होने के बाद गांव वालों को पता चला कि इस नाम की कोई लड़की यहाँ रहती भी है, और ये यूसुफ कहता है कि उसके घर की बेटी है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत गिव अवे साइन मेरे लिए है कि फोटो लेना और फोटो को वायरल करना, जबकि इस्लाम में, एक तरफ इस्लाम में मनाही है फोटो की, दूसरी तरफ कानून में मनाही है कि आप रेप लड़की की फोटो नहीं दिखा सकते। और एक एंट्री में 4.5 करोड़ मुझे रिजल्ट्स मिलते हैं। आप सोचिए, तो होंगे तो 5-10 करोड़ ना। कैसे हुआ ये? इट कांट बी जस्ट बाय मैजिक। तो अब ये सारी बातें देख के फिर दूसरा कहा गया, हाँ, पोस्टमार्टम की भी कहानी बताऊं पल्लवी, कि या आपको मैम कुछ प्लीज। सवाल है? वो तो बिल्कुल बिल्कुल, वो तो जिसको कहते हैं ना, दैट्स द हैमर इन द कॉफिन, दैट दैट्स report. Ma'am, even the sniffer dog, I thought it was a very या uh, या 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 और जो मैंने पहले ही शुरू में कहा था मेरे भाई बहनों, कि मैंने इस सारे
केस की तहकीकात में ये बिल्कुल नहीं किया कि कोई स्टिंग ऑपरेशन है, वो राणा यूब टाइप को कोई नौटंकी नहीं है। मैंने यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि मिनिमल यूज है, जो 8 एक्यूज्ड हैं उनकी सेल्फ डिफेंस का मैंने मिनिमल यूज किया या ना के बराबर ही किया। जो असली मैंने सारा केस ब्लास्ट किया है वो तो पुलिस के डॉक्यूमेंट से ही किया है कि ये कितनी नॉनसेंसिकल या इन्हीं के कॉन्फ्लिक्टिंग बयानों से किया, इनके खुद के कॉन्फ्लिक्टिंग, माँ बाप के कॉन्फ्लिक्टिंग बयान, फिर जो ये फेक विटनेसेस लेके आए, असली विटनेसेस को ड्रॉप किया। आप मानेंगे 232 कहते हैं विटनेसेस इन्होंने खड़े किए, आनन फानन में लोगों को अरेस्ट करके, बहुतों को टॉर्चर करके, फिर 114 को ड्रॉप भी कर दिया। क्यों? असली विटनेसेस बहुत से उसी में ड्रॉप हो गए, जिसमें डॉग स्क्वाड की भी कहानी आती है। खैर, अब आप देखिए, जब शुभम को कहते हैं हमने अरेस्ट किया, तो वो किस लिए किया? एक तो कि वो स्कूल ड्रॉप वहां से हुआ था, उसको स्कूल से एक्सपेल किया था। अब स्कूल से एक्सपेल लड़के हो जाते हैं, कभी झगड़ा कर लिया होगा किसी से, तो कोई ऐसी बात तो नहीं कि फिर रेप और मर्डर भी करने लग जाता है, शैतान बच्चा है अगर स्कूल में। तो कहा गया कि डॉग स्निफर डॉग पुलिस का गया था इस घर के पास। अच्छा, घर के पास गया तो क्या वो शुभम के गोदी में जाके बैठा था? ऐसा भी नहीं बोलते। उस गेट तक गया, उस घर में तो 5-6 और लोग भी थे, तो सबको पकड़ा नहीं, एक ही को। चलिए कोई बात नहीं, लेट्स इग्नोर दैट पार्ट। डॉग स्क्वाड का जो हेड गिरधारी लाल, जिसकी टेस्टिमनी मेरी कोई जैसा मैंने कहा कि कोई मैंने इसमें स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, उसने खुद पुलिस को जो बयान दिया है और कोर्ट में जो लीगल डॉक्यूमेंट्स में जो पेश हुआ है, हालांकि जज ने इसकी तवज्जो बिल्कुल नहीं दी। वो ये कहता है कि 17 तारीख को जब इसकी बॉडी मिलती है तो हमें शाम को बुलाया जाता है, और बड़े वहां पे क्योंकि नेशनल हाईवे भी बंद था, तो बड़ा घूम घाम के हम बड़ी मुश्किल से पहुंचते हैं 5:30-6 बजे। तो मुझे कहा जाता है जाओ वहां पे जाके अपने डॉग से सेंट ले लो। तो बोला, मैंने पूछा क्या सीन ऑफ क्राइम अनडिस्टर्ब्ड है? बोले नहीं, जाओ जाओ। वहां जाता है ना, वहां डेड बॉडी है, किसका सेंट ले नहा। और वो कहता है वहां एक ड्रॉप भी उसको खून की नहीं दिखी, कोई चीज ऐसी नहीं थी, ना कोई ऐसा पत्थर था जिसपे खून लगा हो, कहीं भी कुछ भी एक पत्ते पे भी कुछ एविडेंस नहीं था। तो उसने कहा मैं किसका सेंट लूं? ना यहाँ बॉडी है, ना यहाँ खून की बूंदे हैं, ना कुछ और एविडेंस है, किसका लूं? तो बोले नहीं नहीं, तुम ट्राई करो अपने डॉग से। उसने कहा आपने बॉडी क्यों उठाई, मुझे क्यों बुलाना चाहिए था पहले? नहीं नहीं, तुम काम करो अपना। अच्छा, बॉडी हैंडलिंग पे भी मेरा पूरा डिस्क्रिप्शन है कि उसको बॉडी बैग में नहीं डाला गया, अपनी गोदी में उठा के उसका तथाकथित पिता अपनी गोदी में अपनी शॉल से कवर करके लेके जाता है। ऐसा कभी होता है डेड बॉडी के साथ जहां मर्डर का अंदेशा हो? खैर, तो वो कहता है कि मैंने फिर भी कहा ठीक है, डॉग को बोला, वो इधर गया उधर गया, फिर जाके ना एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब उसको कुछ मिल ही नहीं रहा, किस चीज का सेंट ले? उसने कहा मेरे को कपड़े तो दे दो, कपड़े तो देने चाहिए थे आपको शील्ड वाले। तो वो कपड़े भी किसी पुलिस वाले ने अपने हाथ में पकड़े हुए थे। तो उसने कहा इसमें भी अब तेरे बॉडी का सेंट आ गया, अब लड़की के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया उसका सेंट थोड़े होगा इसमें। तो डॉग स्क्वाड वाले की टेस्टिमनी इज इनफ टू ब्लास्ट द लाइज that these people used to arrest Shubham in the first place. कोई डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल नहीं हुआ, सिर्फ फर्जी तौर पे बुलाया गया, उसको पूरी तरह से सीन डिस्टर्ब किया हुआ था, वहां कुछ था ही नहीं एविडेंस, जिसका मतलब वहां लाके लड़की की बॉडी फेंकी गई थी। जो प्रीवियस नाइट को कैसे हुआ उसका भी मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है। अब आते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे।
इतना हो हल्ला हुआ, गैंग रेप एंड रिचुअल्स इन अ हिंदू टेम्पल, ये वो इस तरह के भड़काऊ हेडलाइंस। पोस्टमार्टम 2 की गई रिपोर्ट, और एक में 7 इंजरीज हैं, दूसरे में 8 हैं। ओवर राइटिंग भी है, चलो कोई बात नहीं, कई बार नालायक होते हैं लिखने वाले डॉक्टर। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, बेस्ड ऑन द वेजाइनल स्वैब ऑफ द गर्ल, वेजाइनल सेक्रीशन से जो लिया जाता है, मोटे मोटे कैपिटल अक्षरों में लिखा है, वो मधुकेश्वर ने नहीं लिखवाया, वो नो स्पर्मेटोजा फाउंड डिटेक्टेड, यानी कोई स्पर्म नहीं मिला, ना उसकी बॉडी पे ना उसके कपड़ों पे। जब स्पर्म नहीं मिला ना बॉडी पे ना कपड़ों पे, तो इसका मतलब रेप तो नहीं हो सकता, गैंग रेप तो बड़ी दूर की बात है। मल्टीपल गैंग रेप हो और स्पर्म ही ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो ये बात, दूसरी बाकी डिस्क्रिप्शंस भी, कि उसके सर पे पत्थर मारा, तो सर पे किसी के पत्थर 2 बार भारी भरकम आप पत्थर मारेंगे, कहीं स्क्रैच होगा, कहीं खून होगा, क्रैक होगा, हड्डी टूटेगी नहीं तो हेयरलाइन फ्रैक्चर तो होना चाहिए बेचारी 8, 10, 12 साल की बच्ची का, कुछ नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत स्पष्ट कहती है, नो इंजरी ऑन द स्कल, पूरी तरह इंटैक्ट। इंजरी है तो कान के पीछे थोड़ी सी, और थाई पे एब्रेशन है, कोई इंटरनल ऑर्गन्स को इंजरी नहीं है। गैंग रेप, अगर मल्टीपल गैंग रेप हो एक बच्ची के साथ, तो कुछ तो इंजरी होती है ना इंटरनल ऑर्गन्स में ना। बस एक बात है कि हाँ हाइमन नहीं था, तो हाइमन की एब्सेंस तो हजारों तरीके से एक्सप्लेन की जा सकती है। घोड़े चढ़ाने वाली लड़कियों के अक्सर हाइमन टूट जाते हैं, चलिए वो भी ना सही। आप सब जानते हैं कि स्पेशली मुस्लिम परिवारों में सेक्सुअल रिलेशंस बिटवीन फर्स्ट कजन्स, ये वो अंदर ही फैमिली के इंसेस्टुअस बहुत रिश्ते होते हैं। तो हाइमन नहीं था तो वो भी कारण हो सकता है कि इसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी पहले से ही होती रही हो। क्योंकि सगी भी नहीं थी, सगी भी होती तब भी इट्स वेरी कॉमन, यहाँ तो शादियां भी हो जाती है ना कजन्स में, तो सगी भी नहीं थी, तो सेक्सुअल एक्टिविटी कभी भी हो सकती है। हाइमन का ना होना इज नॉट प्रूफ ऑफ रेप। प्रूफ ऑफ रेप हैज टू बी उसके बॉडी में इंटरनल इंजरीज हो, विजाइना में इंटरनल इंजरीज हो, कोई छीना झपट की बात हो, कुछ नहीं। फिर कहा गया इसकी इलेक्ट्रोक्यूशन हुई है, वहां पोस्टमार्टम में कहीं मेंशन नहीं है इलेक्ट्रोक्यूशन। ये कहा गया, अलेज किया गया शोर शराबा, उसके बाप तक ने कहा सारे शरीर पर बाइट मार्क्स थे, यानी उसको दांतों से हिंदू रेपिस्ट ने काटा। पोस्टमार्टम में कहीं मेंशन ही नहीं है एक कहीं पे भी खरोच का इस तरह की लीव अलोन बाइट मार्क्स ऑल ओवर द बॉडी। फिर कहा गया अनडाइजेस्टेड फूड फाउंड इन हर इंटेस्टाइन्स। अब ये तो कहीं जो 6 दिन की मंदिर की कहानी है, वहां तो कहीं नहीं है कि उसको कुछ खिलाया गया, बस वो एपिड्रिल। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ से आया? इसका मतलब मारने से पहले उसके असली किलर्स ने उसको खाना भी खिलाया। और मैं तो ठोक बजा के कहती हूँ, असली किलर्स तक पहुंचना है तो महबूबा मुफ्ती से तहकीकात शुरू कीजिए। तालिब हुसैन जो कि हार्डन क्रिमिनल है, जिसने सारी ये कैंपेन लीड की, राइट हैंड मैन ऑफ महबूबा मुफ्ती, उसकी तहकीकात हो। उसके ऊपर मर्डर के अटेम्प्ट टू मर्डर चार्जेस हैं, ही इज अ सीरियल रेपिस्ट। यहाँ जेएनयू तक में कितनी लड़कियों को रेप करके गया जो उसको हीरो समझती थी। वो भी मैंने एक बड़ी मार्मिक कहानी एक मुस्लिम लड़की ने लिखी है, कैसे उसको ब्रूटली सोडोमाइज भी किया, रेप भी किया, बेचारी का हाल क्या किया। नाम नहीं दिया उसने, और क्योंकि वो मुस्लिम लड़की है तो कहती है मैंने सोचा चलो क्यों कंप्लेन करें, कम से कम
मेरा हाल वो तो नहीं किया जो कथुआ की लड़की के साथ मेरा मर्डर तो नहीं किया कम से कम, आप बताइए। ऐसी ऐसी जिहादन माइंड की जेएनयू में पढ़ रही हैं इनकी इस्लामी लड़कियां, जो अपने रेप को भी झेल जाती हैं, ब्रूटल रेप को, और कहती है मैं एम नॉट दी ओनली वन, बहुतों को इसने रेप किया है जेएनयू में ही। तो जिस यूनिवर्सिटी में भी गया है इसने अवश्य रेप किए होंगे, क्योंकि इसने अपनी साली तक को रेप किया, साली ने भी रेप का केसेस पे डाला हुआ है, बीवी ने डोमेस्टिक वायलेंस का, और अबैंडनमेंट एंड मैल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसकी 2 बेटियां हुई हैं तो इतना सताया, बीवी को छोड़ दिया उसके मायके में। हालांकि मायके वालों ने ही इसकी सारी पढ़ाई करवाई। लॉर्ड कहते हैं ह्यूमन राइट्स लॉयर है, कोई डिग्री है ही नहीं, यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट हुआ, कोटा में भर्ती हुआ, परंतु इम्तिहान में उतने नंबर भी नहीं कि नाम की डिग्री भी लॉ की ले सके, और यूनिवर्सिटी में इतने फसाद किए और मारा पीटा लोगों को कि अटेम्प्ट टू मर्डर केस भी है, और तरह तरह के वो सारे केसेस की हिस्ट्री दी है मैंने। तो रस्टिकेट कर दिया गया, तो फिर भी लॉयर है। बरखा दत्त भी ह्यूमन राइट्स लॉयर, इंदिरा जयसिंह भी इसके गुणगान कर रही हैं ह्यूमन राइट्स लॉयर के रूप में, लॉ डिग्री नहीं है। तो यानी इम्पर्सनेशन भी है, फ्रॉड भी है, रेप केसेस भी हैं। ये तो ऐसे तो हीरो हैं हमारी सेक्युलर ब्रिगेड के, आप बताइए। और ये लीड कर रहा था सारी, महबूबा का राइट हैंड मैन बन के। अब ये बताइए कैसे मान लें कि ये सच्चा नैरेटिव है? तो मैंने कहा ना, इन्वेस्टिगेट, स्टार्ट विद, और बहुत सा एविडेंस है। आई मीन सारी रात में बयान कर सकती हूँ, और ये भी 640 पेज की किताब हो गई। अगर मैं सारा एविडेंस लाती जाती तो पूरे 6 वॉल्यूम जैसे महाभारत के है ना, ऐसे भी बन सकते। Ma'am, but if I can just say that you can't stop reading this book. One, you have so well, you have put it all together under chapters. It just flows. Everything connects to the next thing. And uh, yes, it does look like a tome, but once you start reading, and I feel this is such a pertinent book to understand how narratives are run, how they are given fuel, how all the actors come together to, लाइक वी ऑल वर मेड टू फील अशेम्ड। हम लोगों ने तो अपने माइंड में ये बना लिया कि एक छोटी बच्ची को घसीट के बड़े कोई भयावह कोई मंदिर के तहखाने में रख के, मतलब द वे इट वाज मेड आउट टू बी। एंड व्हेन वी रीड योर बुक, इट इज so pathetic that what gullible idiots we Hindus are, that we, like you very rightly said, that we don't give our people a chance. And when I saw Sanji Ramji's picture and Vishal's picture, my heart just broke, that such ऑनरेबल लुकिंग हिंदू मैन जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया। आज मैम प्लीज डू लेट अस नो वेयर व्हाट्स द सिचुएशन विद द with the with सांजी राम जी। अब वो तो तेजविंदर जी तो थैंकफुली डायबोलिकल जज वो तो अब नहीं है, तो अब इनकी क्या सिचुएशन है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो। देखो, सांजी राम और दीपक खजूरिया 2 लोगों को जिनको ये कहते हैं प्राइम एक्यूज्ड, विशाल वाज आल्सो की एक्यूज्ड, वो एक्विट 8 में से 1 एक्विट हुआ, क्योंकि सौभाग्य से एक जी टीवी का लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट उसको बात समझ क्योंकि आ गई। लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट्स आर यूजुअली स्मार्टर देन लुटियंस के जो होते हैं ना, यहाँ बैठ के लफबाजी करते हैं। सो ही व्हेन ही गॉट टू नो दैट वो इम्तिहान दे रहा था, उसने जाके वहां पे सीसीटीवी फुटेज, खासकर पेटीएम्स की, 2 पेटीएम से उसने पैसे विड्रॉ किए थे लड़के ने, वो फुटेज काम आई। जज किसी और चीज को मानने को तैयार नहीं था, सीसीटीवी कैमरा की पेटीएम्स की फुटेज, वो पैसे निकालते हुए मुजफ्फरपुर में, तो वो क्योंकि जी टीवी ने चला दी थी तो जज को उसको करना पड़ा, और ये मानना पड़ा कि वो कहीं भी रसाना के आसपास नहीं था। अब कायदे से क्रिमिनल केस जो भी होता है उसमें यू हैव टू प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यहाँ रीजनेबल डाउट क्या, डाउट ही डाउट है,
क्योंकि एक की अक्यूज का पता चल रहा है कि पुलिस ने उसके स्टूडेंट्स को, फेलो स्टूडेंट्स को टॉर्चर करके झूठे बयान दिलवाने की कोशिश की कि इसने हमें कहा था तुम मेरा पेपर दे देना, मैं तो नहीं हूँगा, तुम दे देना। ये सब प्रूव हो गया झूठ है। अब जब एक की अक्यूज सिद्ध हो जाता है कि पुलिस ने सरासर झूठ बोला है, तो इसका मतलब केस पूरी तरह शक के दायरे में आ जाता है, कोलैप्स होता है। कायदे से इसकी जज अगर 2 पैसे की अकल भी रखता या ईमानदारी रखता तो वो कहता इसको फ्रेश इन्वेस्टिगेशन कीजिए इस केस की। उसने नहीं किया, उसने मजबूरी में विशाल को तो छोड़ दिया। हालांकि ये इसका फेक बाप लड़की का पिटिशन लेके गया है, नहीं नहीं इसको भी डेथ पेनल्टी मिलनी चाहिए, ये छुटना नहीं चाहिए। कैन यू इमेजिन बेशर्मी की हद। तूने लाखों करोड़ रुपया बना लिया, फिर भी तेरे को संतुष्टि नहीं है, फांसी के फंदे तक पहुंचाना है तुझे। आज एक बिल्कुल मासूम को, वो भी केस इसका लगा हुआ है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। अब सांजी राम को अगर आप देखेंगे, दीपक खजूरिया को, नॉर्मली आप देखते हैं क्रिमिनल्स जो होते हैं हमेशा मुंह चेहरा छुपा लेते हैं। ये दे लुकिंग इट स्ट्रेट इन दी आई कैमरा, कहीं मुंह छुपाने की उन्होंने कोशिश नहीं की। और उसका बड़ा कारण है कि उनका सारा समाज जानता है ये निर्दोष है। अब बरखा दत्त कहती रहे और ये लुटियंस, ये तो खुद ही इतने क्रिमिनल्स हैं कि इनकी लेजिटिमेसी किसी को चाहिए भी नहीं, इनके सर्टिफिकेशन। पर उनके सारे समाज ने खड़े होके उनके पक्ष में बात कही थी, हजारों लोग सड़कों पे आए थे। तो शायद वो मनोबल है उनका कि वो कैमरा को फेस करते हैं, इतनी गंदी गालियां झेलने के बाद भी। वो अभी जो मौजूदा केस है वो पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में सुनवाई उसकी हो रही है। पर दीज पीपल आर वेरी पोअरली रिप्रेजेंटेड, क्योंकि इनको इतना डराया धमकाया गया है। मैंने जैसे ऑफर भी किया सांजीराम की फैमिली को, उनको बहुत वेरी पोअरली बहुत पैसे इनसे फ्लीस कर लिए गए अलग अलग फैमिली से। पर इनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव इतना है कि अगर मैंने ऑफर किया कि मैं आपको फ्री बढ़िया लॉयर की इंतजाम करवा के देती हूँ, उनके ऊपर ये दबाव डाला गया है कि आप बात करोगे तो और भी बिगाड़ दिया जाएगा केस। तो जिन लोगों ने सरकार में रहते हुए ये केस बिगड़वाया, अब वो उनकी जबान को काट के बैठे हुए हैं और भी। तो अब क्या अंजाम होगा। मैंने तो किताब इसीलिए केवल लिखी नहीं, पर चंडीगढ़ में जाके एक बुक लॉन्च फंक्शन भी इसीलिए किया और वहाँ के 8-10 जजेस को कॉपियां भी दिए हैं। वहाँ के लीगल फ्रेटर्निटी में कोशिश किया है कि ये बात पहुंचे, और पंजाब के चंडीगढ़ के कई अखबारों ने इसको कवर भी किया ताकि उनको पता चल जाए कि किताब देखने लायक है। और फैसला देने से पहले कृपया कम से कम नजर भर के इस किताब को देख लें। इसी मंशा से मैंने चंडीगढ़ में जाके हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और लॉन्च भी की किताब। मैम मगर ये तो है कि ये बुक ना मतलब खुद को बहुत दुख होता है कि यू लेफ्ट सच गुड पीपल। और सांजी राम जी से तो मुझे बहुत ही कि वो रिटायर हो गए, इतने वो जो आपने बताया कि लोहड़ी पे सबको वो दे रहे थे, ये इतनी मार्मिक बातें हैं कि हम ऐसे लोगों के साथ नहीं खड़े हो रहे जो हु आर आर प्राइड, दे आर द प्राइड ऑफ सनातन धर्म। हम उनके साथ नहीं हो पा रहे। वो बहुत ही दुख की मतलब इस किताब से ऑफ कोर्स द ओवरऑल एजेंडा तो बहुत बहुत क्लियर होता है, दिस शुड बी अ टेक्स्ट बुक टू बी रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट एक ये बहुत इस अभी भी लगता है कि इफ इन सम वे वी कैन organize ourselves and do something and create some sort of a movement that at least their voices should be heard. हाँ, एक और कुछ नहीं, सिग्नेचर कैंपेन शुरू करो कि इस केस की बहुत जरूरी है जांच हो ठीक से, और जजेस सारे फैक्ट्स ध्यान से देखें
क्योंकि जिस तरह अभी तक हियरिंग्स चली हैं, आपने सेशंस कोर्ट में, तो मैंने पूरा व्यूअर्स को बता दूं, सेक्शन 1 जो है वो चार्जशीट का एनालिसिस है, इतनी भद्दी बेवकूफ चार्जशीट। सेक्शन 2 है वो सारे महानुभाव, the gallery of rogues that unleash the fake narrative, कैसे चलाया, क्या क्या इन्होंने रैकेट किए, नाम लिया है, उदाहरण दिए हैं, प्रूफ के साथ दिए हैं, एविडेंस। तीसरा सेक्शन में है जजमेंट, जो है सेशंस जज ने दी, तेजविंदर सिंह, जो कि बाय द वे खुद भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसकी, उसका बहुत ही गंदा ट्रैक रिकॉर्ड है, ही इज नॉट अ गुड जज। और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी उसको इंक्वायरी चलाई हुई है उसकी करप्शन और मिसडेमिनर्स पे। तो ये है कि हमें ये बात देखिए, जो सीबीआई की प्रोब नहीं हुई वो एक पॉलिटिकल डिसीजन था। बहुत आसान था पीएमओ को मान जाना कि सीबीआई को दे दो, क्योंकि महबूबा यही कहानी शोपियान रेप केस में, रेप और मर्डर केस में कर चुकी थी। वहां मनमोहन सिंह और उमर अब्दुल्ला ने खुद को बचा लिया, क्योंकि उन्होंने जब पता अंदाजा हो गया कि ये भी झूठा ही है, मरवाया गया इन्हीं द्वारा, और आर्मी के लोगों पे रेप और मर्डर की कितने करियर तबाह किए महबूबा ने उस वक्त भी, शोपियान रेप और मर्डर को लेके, और कोर्ट मार्शल क्या क्या नहीं हुआ। और अंत में यही निकला कि उन महिलाओं का भी डॉक्टर्स की एक कॉन्वर्सेशन इनके साथ पकड़ी गई, रिकॉर्डिंग हो गई जब सीबीआई ने किया, कि कैसे उस लेडी डॉक्टर ने अपना विजाइनल डिस्चार्ज लगा के सेक्स के बाद, अपने घर में सेक्स के बाद विजाइनल डिस्चार्ज दे दिया कि प्रूफ ऑफ सीमन, प्रूफ ऑफ रेप। तो वो बच गए, मतलब वो भंडा फाड़ हो गया। नहीं तो महबूबा ने इसी किस्म का तांडव किया था जब उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था, और उसको ये गिराना चाहती थी और चाहती थी उसके पिता वापस आ जाए। तो ये फेक रेप केस, सो शी इज क्वाइट अ पास्ट मास्टर। उस वक्त सीबीआई जांच हो गई, मनमोहन सिंह ने तुरंत मान ली, तो सारा उसका भंडा फोड़ दिया गया। परंतु इसमें सीबीआई को नहीं आने दिया गया, निष्पक्ष जांच नहीं हुई। आज तक भी सरकार का रवैया, सरकारी वकील का या प्रोसिक्यूशन का रवैया यही है कि इनको फांसी पे चढ़ा दो। और इसमें कई पॉलिटिकल दाव पेच हैं जो मैंने अपनी किताब में डिस्कस किए भी हैं, क्या क्या वेस्टेड इंटरेस्ट रहे होंगे। तो सभी को नमस्ते एंड वेलकम कि आपने स्पेस ज्वाइन की, और स्पेशली मधु जी को कि जिन्होंने इतना मैराथन टास्क किया, इतना बड़ा नैरेटिव बिल्डअप हुआ था। मुझे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, ऐसा मोटिव क्रिएट किया गया था कि हिंदू डिफेम हो, हिंदू टेम्पल्स डिफेम हो, एक फिर से एक आतंक का नैरेटिव चलाया जाए, कश्मीर के अंदर फिर से जलाया जाए, और हिंदू कितना प्रताड़ित कर रहे हैं वो चीज दिखाई जाए। एक पीडोफिलिया का भी केस था, रेप का केस था, सो ऑन सो फोर्थ, और इसको इंटरनलाइज किया जाए। पर मधु जी ने ये टास्क करके सही में उसको डिबंक करने का पूरा प्रयास किया, एंड थैंक्स फॉर दैट। एंड श्योर, क्योंकि एकम सनातन भारत की ओर से जो हम अभी मुहिम चलाने वाले हैं कि फ्री टेम्पल करें, तो ये नेशनल वाइज हम एक मूवमेंट शुरू कर रहे हैं, और उसके अंदर ये भी हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि भाई ऐसे जितने भी केसेस लगे हैं जो सस्पिशियस है, उन पे री इन्वेस्टिगेशन हो एंड प्रॉपर मैनर में हो। तो इसकी भी हम मांग करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद, एंड वन बाय वन हम क्वेश्चन की ओर जाएंगे। पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है जो मुझे अभी लाइट हुआ, कि अगर ये महबूबा मुफ्ती इतनी मोस्टरस थी, अगर इसके पिताजी ने हिंदू का जो एग्जोडस हुआ था पंडितों का कश्मीर से, उसमें की रोल प्ले किया था, तो बीजेपी ने इनके साथ कैसे गवर्नमेंट फॉर्म कर दी? और जब ये पावर में थी तब ये सब खेल रही थी खेल, तब बीजेपी उनके सपोर्ट में थी, ये सब क्यों हुआ? इसका मुझे एक जवाब मिला था फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज फ्रॉम अपर लेवल ऑफ पार्टी में, कि हमारे पास मालूम ही नहीं था कि कश्मीर में क्या है क्या नहीं,
और हम लोग अंदर आए और देखो ये जो रोशनी केस है, तो वो पूरा हमने वहां से फाइल्स निकाल के एक्सपोज किया। एक्चुअली दे आर टेकिंग क्रेडिट ऑफ अवर ओवन प्रेसिडेंट, जो पार्टी के प्रेसिडेंट अंकुल शर्मा जी है। उन्होंने केस लड़ा और जो 70,000 करोड़ का स्कैम था, जहां पे फ्री में जमीन आवंटित कर दी जाती थी टूवर्ड जो भी इन्वेंशन होता था उसके लिए, तो उसको एक्सपोज करके उस पर बहुत बड़ा फाइट करके जीत के दिखाया। एंड ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ 135A का जो लड़ाई हो रहा था हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें भी उनका भूमिका रही। तो मुझे इनका भी जो इन्वॉल्वमेंट है थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। सो नाउ लेट्स गो टू विंग कमांडर पुष्कर जी। ही वाज सर्विंग ऑफिसर इन कश्मीर टू, एंड आई एम श्योर कि ही हैज लॉट ऑफ थिंग्स टू से एंड जिन लोगों को बोलना है वो प्लीज फिर से एक बार हाथ उठा लीजिएगा। एंड लेट्स गिव टू टाइम टू अवर आर्मी ऑफिसर फर्स्ट, एंड थैंक्स अ लॉट। I'll just take 1 second, Madhu ji. Was it वो जितेंद्र सिंह जी थे जो आप कह रही थी बीजेपी के लीडर जिनको इन्होंने? जितेंद्र सिंह तो पीएमओ में है इन अ अच्छा। वेरी, और सीबीआई उन्हीं के अंडर आता है, वो भी कथुआ Got से it, है। got it. जी जी और जी। चौधरी लाल सिंह भी कथुआ से है, तो जी इनकी जी। आपस की राइवलरी भी है। उनको जितेंद्र सिंह जी को ऐसा माना जाता है, लगा कि अगर मैं सीबीआई प्रोब मान जाऊंगा तो चौधरी लाल सिंह और भी हीरो बन जाएगा, और उन्होंने इसलिए चौधरी लाल सिंह को क्रश करना था पूरी तरह से। और भी कोई कारण रहे होंगे, पता नहीं उनको, क्योंकि उनका एक भाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में अब्दुल्ला का राइट हैंड मैन रहा है हमेशा से। तो अब पता नहीं क्या कारण है कि उनको कथुआ का इस्लामीकरण क्यों प्रेफरेबल लगा, rather than cracking this case right at the initial stage. But it's a very big tragedy that he refused to listen. मैं पर्सनली भी जब मैं कथुआ होके आई और वहाँ इन्वेस्टिगेट करके आई, तो क्योंकि मैं थोड़ा बहुत उन्हें जानती थी, मैं पर्सनली उन्हें मिलने गई और हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करने गई कि प्लीज मान जाइए इनकी डिमांड सीबीआई प्रोब की। और इससे हिंदुओं में बहुत निराशा का माहौल, डिमोरलाइजेशन का माहौल बन रहा है कि इतनी बड़ी एजिटेशन होती है। लोग कहते हैं हिंदू खड़े नहीं होते, खड़े होते हैं तो इतनी ब्रूटली क्रश करते हैं, तो ये मत कीजिए। बहुत उन्होंने मुझे अहंकारी जवाब दिया, बहुत अहंकारी जवाब दिया। बहुत कम होता है कि कोई पॉलिटिशियन इस तरह अहंकार से बात करे। इज द ओनली सेकंड पर्सन who has talked to me in that kind of arrogance, you know, in my whole life. तो इसलिए मुझे भूलता नहीं है कि मैं तो मिन्नत करने गई थी। मैं तब तक मेरे को ये नहीं था कि इनकी कोई नेगेटिव भूमिका रही होगी। आई थॉट कि मैं बात करूंगी तो शायद थोड़ा दिल पिघल जाए, बट नो। मधु जी नमस्ते सबसे पहले तो, और बहुत बहुत धन्यवाद बोलूंगी मैं आपको। थैंक यू फॉर राइटिंग दिस बुक। आई हैव बॉट अ कॉपी and I would like to gift a copy as well to my friends. पहले तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि आप इसकी ई कॉपी भी प्लीज लॉन्च करें, ताकि जो लोग किंडल पे पढ़ना चाहें वो भी पढ़ पाएं, और गिफ्टिंग में थोड़ा आसानी हो जाती है मैम। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ये मंदिर है, राइट, आप तो वहां पर गई हैं, आपने देखा है, आपको पता है कि ये कुल देवता का मंदिर है, और इसकी जो मान्यता है जो नॉर्मल मंदिरों की तरह है वो नहीं है। तो और लोगों को जो है, लोग सिर्फ मानते ही नहीं है, मतलब काफी खौफ है। तो कुछ भी क्राइम होना यहाँ पर, इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। can you please tell me if there is any precedence of crime happening in the mandir related to the pujari or anyone related? मैं बस यही पूछना चाहती थी आपसे। थाना गांव जो है, पुश्तों से वहां कोई क्राइम का कोई लंबा चौड़ा तो क्या, छुटका पुटका नाम मात्र भी इतिहास नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, जितने भी ये जो हिंदू मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बचे हैं, जैसे रसाना है, उधमपुर है, दे आर नेग्लिजिबल क्राइम, नेग्लिजिबल क्राइम। क्योंकि यू सी
ये स्टेबल कम्युनिटीज हैं। ये नहीं है कि दिल्ली के लाजपत नगर की तरह कौन आया कौन गया किसको पता नहीं। पुश्तों से जो लोग वहाँ गांव में रह रहे हैं, दे वेरी देवी फियरिंग। मतलब वैष्णो देवी का भी इतना असर है कि किसी ने अगर वैष्णो देवी मंदिर जाना है तो 2 दिन पहले वो अंडे तक को हाथ नहीं लगाएंगे, छुएंगे भी नहीं। मतलब नॉन वेजिटेरियन खाना तो बहुत दूर की बात। इतने देवी कल्चर का, जो देवी का महात्म्य है, कंजक पूजा बहुत सीरियसली ली जाती है। ऐसे दिल्ली जैसे नहीं है कि नाम के वास्ते कर दी कंजक पूजा। दीज आर वेरी सीरियस इमोशनल moorings in this culture, and it's you will never, for example, इससे पहले कभी आप सर्च करिए किसी हिंदू कथुआ डिस्ट्रिक्ट के किसी हिंदू का किसी क्राइम में नाम आया, you won't find it easy to have any such connection. Very low crime rate. और मजे की बात ये है there's a whole chapter in my book on this. Those who are going to get a copy, please make note of it. एक बहुत बड़ा केस बनाने की कोशिश की पुलिस ने कि ये इनका पुरानी दुश्मनी थी और ये इसको निकालना चाहते थे, सांजीराम वगैरह। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए दुश्मनी के कारण दे रहे थे ये बकरवाल और गुज्जर मुसलमान, बहुत अग्रेसिव हैं। इनके खेतों पे अपने जानवर छोड़ देते हैं और हिंदू प्रोटेस्ट करते हैं उनको मार पीटते हैं। मर्डर तक हुए हैं। अगर किसी हिंदू ने प्रोटेस्ट किया है कि मेरे खेतों में आपने अपनी भेड़े और घोड़े चरा दिए, मेरा तो लुट गया सारे साल की मेहनत। अच्छा, तो पुलिस ने ये केस बना के कि इनका पुराना झगड़ा था, 11 FIR एज एविडेंस पेश किए। There's a whole chapter on the FIRs that blast their own charges, कि ये सिद्ध करने के लिए कि सांजीराम और इनका झगड़ा चल रहा था। एक तो कोई भी कथुआ डिस्ट्रिक्ट की नहीं है, बाहर के हैं, 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, चलिए वो भी कोई बात नहीं। जो बड़ी बात है, सारे 11 में 11 में से एक में तो इट्स झगड़ा बिटवीन 2 मुस्लिम्स, जिसमें कोई हिंदू का लेन देन नहीं। बाकी 10 जो हैं, दे ऑल शो मुस्लिम्स एज द अग्रेसर पार्टी और हिंदू पिट रहे हैं। एक में तो मर्डर भी हो गया क्योंकि उसने अपने खेत में उसकी फसल नष्ट करने को मना किया तो उसको पीट डाला, एक मर्डर भी हो गया। और बाकी में भी they think it's their right. Even महबूबा used to say कि ये फेंसिंग करने लग गए हिंदू, ये तो प्रोवोकेशन है। अब हमारे भेड़ों को क्या पता है ये किसका फील्ड है, हाउ कैन दे बी स्टॉप लाइक दिस, वो इंजर हो जाते हैं। यानी जानबूझ के हिंदुओं को इकोनॉमिकली नष्ट करने के लिए और कुचलने के लिए जानबूझ के अपनी भेड़ें, हालांकि इनको गवर्नमेंट अलॉट करके देती है चरागाह, फिर भी ये हिंदुओं के खेतों में अपने जानवर चराने ले जाते हैं और नष्ट करते हैं। इस पे अगर कोई हिंदू कंप्लेन करे तो उसको पीट भी डालते हैं। ये सारी 10 की 10 FIRs ये प्रूव करती है। और पुलिस, इसका मतलब बिना पढ़े उन्होंने ये लगा दिया कि 11 FIR हैं, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट की है कोई बात नहीं, पर हिंदू मुस्लिम इश्यूज है, पर सब में हिंदू विक्टिम है, सब में हिंदू विक्टिम है। सो हिंदू क्राइम करे और लड़की कोई किसी मुसलमान की लड़की की तरफ आंख उठा के देख ले, ये तक की हिम्मत कहाँ। एक जम्मू के नौजवान ने, रजनीश शर्मा उसका नाम था, मैं जल्दी पब्लिश करूंगी, वो मेरे दिल दहलाने वाली कहानी है। 7 साल लंबा अफेयर था कश्मीर की एक लड़की के साथ। वो लड़की आई अपना घर छोड़ के, 7 साल का अफेयर चला और उसकी माँ को भी पता था सब कुछ भी। और किस बेरहमी से उमर अब्दुल्ला ने उसका कत्ल करवाया कश्मीर के जेल में, उसको अरेस्ट करके घसीट के लेके गए। आप सोचो, ऐसे माहौल में जहाँ लेजिटिमेट शादी भी कर ली, लड़की अपनी मर्जी से आई है, उसने बयान भी दिए टीवी के सामने भी, वहां पे भी ये कत्ल करते हैं सरतन से जुदा। तो क्राइम, और वो भी मुसलमान के खिलाफ,
वो तो सवाल ही नहीं उठता। बट दीज आर एरियाज विद नेग्लिजिबल क्राइम रेट। जहां जहां डेमोग्राफी, रिलीजियस डेमोग्राफी बदली है, जहां जहां मुस्लिम संख्या बढ़ती है, वहां जरूर क्राइम बढ़ता है, परंतु बाय एंड लार्ज Hindu villages have negligible crime rate.